यानी जो हम लोग कल पढ़ रहे थे उसे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो भाई, उपासना, रवि, अजय, पूजा, दिव्या, कुलदीप, भाई सबको नमस्ते बच्चों। वंदना, अभिषेक, जीतू। तो कल की बात मैं अगर करूं तो कल हम लोगों ने बच्चों चर्चा किया, कल हम लोगों ने बातचीत किया। कल हम लोगों का जो टॉपिक रहा वो टॉपिक हम लोग दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर चुके थे बच्चों कल। और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत में हम लोग बातचीत कर रहे थे दो वंश को लेकर। एक का नाम था खिलजी और एक का नाम था, हाँ एक का, प्रीति बेटा नमस्ते, बहुत बहुत खुश रहो बच्चे, आगे बढ़ो। हाँ, एक का नाम था मामलूक यानी कि स्लेव डायनेस्टी, और एक का नाम था खिलजी। खिलजी में हम लोग अपनी चर्चा को अलाउद्दीन खिलजी तक ला चुके थे, अलाउद्दीन खिलजी तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो हम लोग कल अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान पर हम लोग आकर रुके हुए थे। चलिए फटाफट जुड़ जाइए, फिर हम लोग शुरुआत करें। हाँ, संजना, नीतू, आकांक्षा, भाई सबको नमस्ते। ठीक, फटाफट सब लोग जुड़ जाइए तो फिर मैं आगे की शुरुआत करूँ। ठीक है, चलो। तो मैं आपको बता रहा था कि कल हम लोग मामलूक वंश से शुरुआत कर चुके थे, हम लोग खिलजी वंश पर पहुंच चुके थे। अलाउद्दीन खिलजी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और हम लोगों ने पढ़ा कि भाई, हाँ बिल्कुल सबका मैसेज दिख रहा है बेटा, सबका मैसेज दिख रहा है, सबका गुड इवनिंग दिख रहा है। ठीक है, हाँ सबका मैसेज और सबके गुड इवनिंग दिख रहे हैं। ठीक, अब सबका नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत तेजी से कमेंट चलता है ना, कमेंट बहुत तेजी से चलता है, इसलिए कई नाम छूट जाते हैं। तो हम लोग अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार तक आ चुके थे, हम लोग सैन्य सुधारों की थोड़ी सी चर्चा भी कर चुके थे। ठीक है, अब उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग जहां पर कल हम लोग ने छोड़ा, मेरे में शो नहीं कर रहा है, क्या चीज शो नहीं कर रहा बेटा प्रदीप? ठीक है, तो देखो भाई हम लोग बात करेंगे उनके सैन्य सुधार को लेकर। देखो अलाउद्दीन का सपना बहुत बड़ा था। अलाउद्दीन का सपना कुछ ऐसा कि वो कृत्यकल्प तरु की लक्ष्मीधर की या परमार वंश, कहाँ चला गया भाई? ठीक, बिल्कुल सही है शिखा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। दोनों लोगों के द्वारा, और ये दो अलग अलग किताबें हैं, ये दोनों लोगों के द्वारा और ये दो अलग अलग किताबें हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। मेरी तरफ से आवाज, तो क्या बच्चों ऑडियो की प्रॉब्लम है? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बता दो क्या ऑडियो की प्रॉब्लम है? क्लियर है ना? मेरी ओर से सही है बेटा, मेरी ओर से बिल्कुल सही है। इट शुड बी पॉसिबल कि आपकी ओर से कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो सकता हो। ठीक है, हाँ मैं अपनी ओर से बेटा बहुत तेज बोल रहा हूँ और सब लोगों को लगभग लगभग सही सुनाई पड़ रहा है। ठीक है ना, चलो। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य, हाँ सैन्य सुधार, अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सपना है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो पूरे भारत छोड़िए, वो पूरे दुनिया को जीतना चाहता था, कुछ वैसे ही जीत प्राप्त करना चाहता था जैसा कि कभी सिकंदर ने प्राप्त किया हुआ था। लेकिन उसके इस अभियान को, पूरी दुनिया के जीतने वाले अभियान को, उसका जो दोस्त है जो कि दिल्ली का कोतवाल है जिसका नाम अलाउल मुल्क है, उसके द्वारा समझाया जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको कल बताया था अलाउद्दीन खिलजी को जल्दी कोई समझा नहीं पाता था, उसका दोस्त ही उसे समझा पाता था। तो अलाउल मुल्क ने, खिलजी वंश का समय बेटा 1290 से 1320 तक का है, खिलजी वंश का, अलाउद्दीन खिलजी का नहीं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का नहीं, वो पूरे खिलजी डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड है। ठीक, चलो भाई। तो अब वो अलाउल मुल्क ने उसे बताया, समझाया कि पहले हम हिंदुस्तान जीतते हैं, हिंदुस्तान की अकूत संपदा और सैन्य ताकत का प्रयोग करके फिर हम लोग निकलेंगे। हाँ, हम लोग फिर निकलेंगे उस अभियान की ओर। ठीक है, तो अब अलाउद्दीन अपनी सेना में, अभी तक क्या चल रहा था, जो इल्तुतमिश से के जमाने से लेकर अलाउद्दीन खिलजी के पहले तक की जो सेना बना करती थी, उसे आप कह सकते हो एक प्रकार की वो अहदी सेना हुआ करती थी। सुल्तान के पास कोई सेना नहीं होती थी, बल्कि सुल्तान के पास अंगरक्षकों की फौज होती थी। और वैसे भी मैंने आपको बताया था, ये दौर सामंतवादी व्यवस्था का दौर आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि अब बदलकर एकता व्यवस्था के तहत आ गया है। तो कहीं ना कहीं प्रांतपति जो गवर्नर है, जिन्हें इक्तदार कहा जा रहा है, वो सेना रखते हैं। जरूरत पड़ने पर वो अपने राजा, अपने सैनिकों के साथ अपने शासक की मदद करते हैं। अलाउद्दीन इसमें परिवर्तन करना चाहता है। परिवर्तन के दो कारण हैं। एक कारण, अच्छा हाँ, जो जरीन बेटा 1045 वाली क्लास की बात कर रहे हो ना, उसमें बस अभी दो ही हुए हैं। हाँ, कल और आज हुआ है। चलो वो बात का विषय भी, हम लोग अपने मुद्दे पर हैं, इधर उधर भटकने का प्रयास मत करिए। ठीक, चलो भाई। तो मैं आपको बता रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इतने बड़े लक्ष्य को, भारत जैसे देश को जीतने के लिए, उसको अपनी सेना में कई सारे बदलावों की जरूरत है। पहली बदलाव तो यही कि भाई सुल्तान की अपनी सेना होनी चाहिए। सुल्तान की अपनी सेना न होने का कितना गलत रिजल्ट आता है कि सुल्तान को, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद किया था, सुल्तान को दिल्ली से बाहर कड़ा मानिकपुर बुलवाया और वहां पर उसको मार दिया। सबसे बड़ा ड्रॉबैक, तो अलाउद्दीन अब परमानेंट आर्मी की बात करेगा, स्थायी सेना की बात करेगा, एक ऐसी सेना जिसकी नियुक्ति सुल्तान खुद करेगा। उसकी नियुक्ति सुल्तान और सुल्तान के जो विश्वास पात्र अधिकारी हैं उनकी देखरेख में किया जाएगा और योग्य व्यक्तियों को सेना में रखा जाएगा। अगर वो योग्य नहीं होंगे तो फिर दिक्कतें होंगी। एक समस्या। दूसरी समस्या सेना में सुधार का कारण जो था वो ये था कि अभी तक जो सेना बन रही थी उसको एक, जिसे नगद वेतन कहा जाए, तो कैश पेमेंट नहीं दिया जा रहा था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान होगा जो कि अपने सैनिकों को नगद वेतन देगा। इससे पहले कैश पेमेंट नहीं दिया जाता था, बल्कि एक शब्द मैं लिख रहा हूं उसको समझिएगा आप लोग, खुम्स। खुम्स का मतलब खुम्स, और इसी शब्द को बच्चों कुछ जगहों पर खम्स लिखा हुआ है। खुम्स या खम्स, ये दोनों शब्द एक ही हैं। इसे कहा जाता है लूट का धन। बच्चों एक मिनट का समय दीजिएगा।
उसे कहा जाता है बच्चों लूट का धन। खम्स या खुम्स को बच्चों कहा जाता है लूट का धन। लूट का धन का मतलब हो जाता है जब किसी दूसरे राज्य पर आप आक्रमण करेंगे, दूसरे राज्य पर आक्रमण करने से जो आपको पैसा मिलेगा वो पैसा बांटा जाता था। इस पैसे का बंटवारा होता था दो अलग-अलग हिस्सों में। एक हिस्सा बंटता था सुल्तान के पास। वो ठीक है कि सुल्तान के पास बंटवारे का खुम्स का जो पार्ट आएगा, जो भाग आएगा, वो करीब-करीब मानकर चलिए 25% के लगभग होता था। थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, मान लेंगे 20 से 30% के बीच हो सकता है। और सैनिकों के पास जो पैसा जाता था वो जाता था लगभग 75%, लगभग 75%। ठीक, वो पैसा बंटवारा हो जाया करता था। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये नियमित पेमेंट नहीं था, ये रेगुलर पेमेंट नहीं थी। ये तो वो पेमेंट थी जब किसी राज्य पर आक्रमण करेंगे, उस राज्य को लूटेंगे, उस राज्य के लूटने के बाद जो पैसा मिलेगा उस पैसे का बंटवारा किया जाएगा। अब ये तो नियमित तो होगा नहीं। अब ऐसी दशा में वो सैनिक करेगा क्या? अगर आक्रमण होगा तब तो पैसा मिलेगा, नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा? तब तक वो अपना और अपने घर का खर्चा कैसे उठाएगा? तो वो सेना सैनिक होने के साथ-साथ कुछ अन्य कार्य भी किया करता था और जिसकी उसे छूट थी, जिसकी उसे छूट दी गई थी कि ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब तुमको बुलाया जाएगा, बाकी तब तक तुम लोग देखो, अपना खुद से आमदनी प्राप्त करो। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन के जो विश्वास पात्र अधिकारी जैसे अलाउल मुल्क हो गया, नुसरत खान हो गया, ऐसे बहुत सारे, गाजी मलिक हो गया, ऐसे बहुत सारे अधिकारी थे जिन्होंने अलाउद्दीन को, और अलाउद्दीन खुद भी इस बात को महसूस कर रहा था कि खुम्स वाले पैसे से आप सैनिकों की लॉयल्टी नहीं प्राप्त कर पाओगे और सैनिक को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कि हमको कभी भी किसी भी समय किसी भी जगह पर आक्रमण करना। उसके इकट्ठा मतलब कि हाँ बुलावा भेजो, वो अब आएंगे और तब आक्रमण किया जाएगा, ये सब नहीं। हमेशा हमारी सेना तैयार रहे, हम कभी भी किसी भी राज्य पर आक्रमण कर सके। उसके लिए जरूरी था रेगुलर आर्मी का, स्थायी सेना का, परमानेंट आर्मी का, जिसका काम अलाउद्दीन करेगा। अलाउद्दीन से पहले ये काम प्राचीन काल में बिंबसार नाम का राजा, जो कि हर्यक वंश का हुआ करता था, वो कर चुका था। और सैनिकों को नगद वेतन देने का काम किया जाएगा। वैसे नगद वेतन का काम अगर हम लोग एंशिएंट इंडिया में जाकर बात करेंगे तो मौर्य काल में दिया जाता था। मौर्य काल के पहले और मौर्य काल के बाद आप देखोगे तो नियमित और नगद वेतन, रेगुलर और कैश पेमेंट का कॉन्सेप्ट जो था वो लगभग ना के बराबर था। चलिए, तो मैं इसको मिटा करके आपको कुछ और चीजें बता देता हूं। अब क्या किया जाएगा? अब ये कि वो अपने प्रत्येक सैनिक को नगद वेतन देगा और नगद वेतन, अच्छा एक बार मुझे अच्छा रिफ्रेश कर लेने दो भाई। अब सही हो गई आवाज? अब बच्चों आवाज सही हो गई? वैसे तो पहले भी सही थी, दो ही तीन बच्चों को दिक्कत आ रही थी, वो उनके साइड की प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए अपनी ओर से रिफ्रेश कर दिया। नहीं नहीं, वो बेटा मैं जानता हूं, वो कुछ एक बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता होगा कि आ रहा होगा। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। अब देखो होगा क्या कि अपने प्रत्येक सैनिक को वो 238 टन का, 238 टन का, और टन का आप जानते हैं, ठीक है, मैं भाई लिख दूं, नहीं तो आप लोग परेशान होगे भी और परेशान करोगे भी, जबकि कल मैं बता चुका हूं उसके बावजूद। खिलजी वंश का काल, ये सवाल किसने पूछा है भाई? खिलजी वंश का काल को लेकर सवाल पूछा है ये निखिल ने। निखिल मैं कल भी बता चुका हूं बेटा, लेकिन आज फिर मैं बता देता हूं। खिलजी वंश का काल होगा 1290 से लेकर 1320 तक का, ठीक है ना? हाँ, ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो अलाउद्दीन खिलजी का रूलिंग पीरियड है, न कि खिलजी वंश का। मैं कल बता चुका हूँ, ठीक है? बड़ी छोटी-छोटी बातें हैं, क्यों कंफ्यूज होते हैं मुझे नहीं समझ में आता, है ना? पीसीएस अधिकारी बनने के लिए इतनी छोटी-छोटी कंफ्यूजन लेकर चलेंगे तो भैया कैसे पीसीएस अधिकारी बन पाएंगे, ये मैं थोड़ा-सा हैरान हो जाता हूँ सोचकर, ठीक है? हाँ, मतलब बहुत बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। मतलब 6वें 7वें दर्जे का भी बच्चा जो होगा ना, 6वें 7वें दर्जे का बच्चा भी ये सवाल नहीं पूछता है। सब इतना बड़ा-बड़ा साफ-साफ सुथरा-सुथरा लिखा हुआ है ना? हाँ, ठीक है, चलो भाई। तो अब जो है वो नगद वेतन देगा, और देखो मैं भूल गया मैं क्या बता रहा था, आप लोग इसी तरह से डिस्टर्ब कर देते हो, पूरा का पूरा रिदम बिगाड़ देते हो भाई। टन का, हाँ, वो 238 टन का के आसपास, 234 से लेकर 238 टन का के आसपास सैलरी देगा। लेकिन वो एक काम और करता है, वो एक काम और ये करेगा कि वो जो 19.5 टन का हर महीना दे रहा था, जिसे इसके अलावा वो 78 टन का और एक्स्ट्रा देगा, 78 टन का वो और अलग से देगा। लेकिन वो अलग से दिया जाने वाला जो पैसा होगा वो घुड़सवार सेना के सैनिकों को दिया जाएगा, और घुड़सवार के सेना के सैनिक किसी प्रकार से कोई गड़बड़ न कर पाए, किसी प्रकार की कोई बेईमानी न कर पाए, तो जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी एक और काम करेगा, और वो होगा सेना में दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत। घोड़े के ऊपर एक सिंबल बना दिया जाएगा, अलग अलग पत्थर, उन पत्थरों पे अलग अलग सिंबल बना दिए जाएंगे जो गर्म किए जाएंगे, और उन गर्म पत्थर को घोड़े पर चिपका दिया जाएगा, और साथ ही साथ सैनिक का हुलिया नोट कर लिया जाएगा। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा हुलिया तो भाई करीब करीब 80% तक गंजा सैनिक है, चश्मा लगाता है, ठीक है, गोल सी खोपड़ी है, और मेरे चेहरे में और क्या हो सकता है निशानी के तौर पर, और तो कोई खास ऐसी निशानी दिख नहीं रही है, ठीक है? तो वो नोट कर लिया गया, मेरा नाम नोट कर लिया गया, मेरे पिता का नाम नोट कर लिया गया। मतलब देखो भाई, तुम्हारे पास, हाँ गोल चेहरा बिल्कुल ठीक, तुम्हारे पास इस नंबर का या इस सिंबल का घोड़ा है, और तुम्हारे पास ये घोड़ा रहना चाहिए। अगर इस घोड़े में कुछ हेर फेर किया गया तो फिर तुम उसके जिम्मेदार होगे, और इस तरह से हो सकने वाली बेईमानी को बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर दिया गया। और अलाउद्दीन के बारे में मैंने एक बात आपसे और कहा था, और वो ये कहा था मैंने कि साहब एक ऐसा कट्टर राजा है, कट्टर धर्म को लेकर नहीं, कट्टर राजनीतिक नियमों को लेकर, कि भैया अगर कोई व्यक्ति आदेशों का पालन नहीं करता है, अगर कोई सैनिक आदेश का पालन नहीं करता है, तो फिर समझ लीजिए कि गद्दी पर बैठा हुआ आदमी दूसरा बलबन है, गर्दन काटने में हमको देर नहीं लगेगी, है ना? जब मैं अपने चाचा जी को, अपने ससुर को काट करके सुल्तान बन गए बैठा, तो भैया बाकी लोगों से तो कोई रिश्तेदारी है भी नहीं। अब अलाउद्दीन एक बड़ी सेना का निर्माण कर लेगा, हाँ, अलाउद्दीन एक बड़ी सेना का निर्माण करेगा, और वो निकल पड़ेगा अपने विजय अभियान पर, और ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान होगा जो कि दक्षिण भारत को जीतेगा। वो तमिलनाडु का इलाका जिसका चित्र मैंने कल आपको दिखाया था, वहां तक के इलाके को जीतने का काम करेगा। हम लोग यहाँ पर अलाउद्दीन के कुछ महत्वपूर्ण विजय अभियानों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे उसने 1299 वाले साल में गुजरात पर आक्रमण किया, ये वही गुजरात है बच्चों, हाँ ये ठीक है, ये वही वाला। गुंजन, अगर पद्मावती जोड़ना था तो बेटा सही आदमी के साथ जोड़ो, है ना? पद्मावती राणा रतन सिंह की पत्नी थी, पद्मावती वाला खिलजी नहीं, ठीक है? पद्मावती के समय वाला खिलजी बोल दो भाई, नहीं तो राणा रतन सिंह नाराज हो जाएंगे कि मेरी पत्नी को कहीं और पहुंचा दे रहे हो तुम लोग पढ़ते पढ़ते। हाँ,
ये काम मत करो। चलो हम लोग बात करते हैं गुजरात। ये वही गुजरात है बेटा जिस पर कभी मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था, याद होगा आप लोगों को। और उस मोहम्मद गोरी के आक्रमण का सामना कयादरा के मैदान में एक माँ और बेटे ने मिलकर किया था, जिनका नाम नायिका देवी, माँ का नाम नायिका देवी और बेटे का नाम भीमदेव द्वितीय हुआ करता था। और गोरी को पराजित किया गया, इतनी बुरी तरह से पराजित किया। मैंने तब भी आपसे बताया था कि इस लड़ाई के बाद अगला कोई 100 वर्षों तक कोई मुसलमान शासक गुजरात पर आक्रमण नहीं करेगा। अगला जो आक्रमण होगा वो आक्रमण किया जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखो पूरे गुलाम वंश में किसी ने भी गुजरात की ओर जाने का कोई प्रयास नहीं किया। ठीक, उसके कई और भी कारण हैं। अब देखो भाई, अब हमारे अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात पर आक्रमण करने के दो कारण हैं। एक कारण गुजरात को लेकर अगर हम लोग एक कारण की बात करें तो भाई देखो गुजरात बिल्कुल किनारे का इलाका है, अरब सागर के पास का इलाका है, पश्चिम से होने वाला व्यापार होता है और गुजरात बहुत पहले से प्राचीन काल से एक समृद्ध इलाका है, पैसे वाला इलाका है, जिसका प्रमाण हम लोग सोमनाथ के मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के दौरान देख चुके थे। अलाउद्दीन भी जानता है गुजरात से उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा और गुजरात से मिलने वाला पैसा उसे बहुत ताकत देगा आर्थिक तौर पर अपने भारत के विजय अभियान को लेकर। एक कारण। दूसरा कारण, एक और कहानी, एक किताब मिलती है, उस किताब का रेफरेंस मैं आपको देता हूं। वो किताब है बेटा, किताब का नाम है आशिका। और आशिका नाम की किताब को लिखा था बच्चों अमीर खुसरो ने। इस किताब को लिखने का काम किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। और इस किताब में वर्णन किया गया है अलाउद्दीन के बड़े बेटे खिज्र खान और गुजरात की राजकुमारी देवल देवी के बीच के प्यार को लेकर, अफेयर को लेकर। ये एक बहाना बन जाएगा गुजरात पर कि भाई मेरा लड़का आपकी लड़की से प्यार करता है और ऐसी बात और वैसी बात है। गुजरात के जो राजा हैं कर्णदेव, वो फिलहाल इस रिश्ते को स्वीकार करने से मना कर देंगे। अपनी बेटी देवल देवी की सगाई, जिसे हम लोग रिंग एंगेजमेंट कहते हैं आजकल की भाषा में, देहाती भाषा में छेकैया कहा जाता है। सुना होगा आप लोगों ने, छेकैया होती है ना, वो जिसे हम लोग कहते हैं वो जाकर वो कुछ गिफ्ट दे देना लड़की वाले लड़के को और लड़की वाले लड़के को देकर के भैया रिश्ता पक्का हो गया, अब हम लोग शादी करेंगे, फिर डेट निकाली जाती है, जिसे छेकैया, छेका, रिंग सेरेमनी वगैरह कहा जाता है। तो कुल मिलाकर कर्णदेव अपनी बेटी की शादी का तय कराएंगे देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के बेटे शंकर देव के साथ। अच्छा, उधर अलाउद्दीन को तो देखो आक्रमण का एक बहाना चाहिए था, मिल गया। अलाउद्दीन ने अपने सबसे काबिल, सबसे वफादार, सबसे होशियार सेनापति जिसका नाम नुसरत खान है, उसको भेजा कि जाओ भाई नुसरत खान गुजरात फतह करके आओ। नुसरत खान जाएंगे, गुजरात जीत जाएंगे, राजा कर्णदेव मार दिए जाएंगे। उधर देवल देवी को ढूंढा तो जाएगा लेकिन देवल देवी मिलेंगे नहीं, देवल देवी कहीं और थी। और इस वक्त महल का जब देवल देवी को ढूंढा जाएगा तो गुजरात के राजा की बेटी तो नहीं मिलेंगी, गुजरात के राजा की पत्नी जिनका नाम कमला देवी है। हाँ, नुसरत खान लड़का है भाई, जरीन ये लड़का है। हाँ ठीक है, तो अब नुसरत खान जाएगा और वो गुजरात के राजा कर्णदेव की पत्नी कमला देवी को अरेस्ट कर लेगा और अलाउद्दीन को प्रस्तुत करेगा। अलाउद्दीन कहेंगे तो ठीक है, ये बताओ देवल देवी जिनसे हमारा लड़का प्यार करता है वो कहाँ है? ऐसा वो तो नहीं मिली, ये वाली देवी मिल गई है। अच्छा, अब इनसे तो बेटे की शादी हो नहीं सकती, तो अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी से खुद अपनी शादी कर लेगा, उनको मलिका जहान के टाइटल दे देगा। और इसी लड़ाई से बच्चों, इसी लड़ाई से उधर चित्तौड़ पर आक्रमण करने की नींव पड़ जाएगी। उधर चित्तौड़ पर आक्रमण करने की नींव पड़ जाएगी। जो पद्मावत की बात आप लोगों ने पद्मावती की बात कही है, उसकी नींव पड़ने वाली है इस लड़ाई के दौरान। अब देखो, इस लड़ाई के दौरान नुसरत खान को एक और योद्धा मिलता है जिसका नाम मलिक काफूर है, जो कि अलाउद्दीन के आगे चलकर सबसे विश्वास पात्र सेनापति हो जाएगा और दक्षिण भारत का पूरा अभियान वही पूरा करने वाला है। नुसरत खान जिसे कि खरीदा जाएगा, क्योंकि नुसरत खान पहले किसी और के गुलाम थे, तो इनको 1000 दिनार की रकम देकर, दिनार मतलब सोने का सिक्का, 1000 सोने का सिक्का देकर इनको खरीदा जाएगा और इनका नाम बदलकर रख दिया जाएगा हजार दिनारी। तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में हजार दिनारी के नाम से कौन जाना जाता था? तो दिल्ली सल्तनत में हजार दिनारी के नाम से मलिक काफूर को पहचाना जाता है। ठीक है, चलो भाई, कुल मिलाकर अब मलिक काफूर भी आ जाएगा, बड़ा योग्य अधिकारी है, बहुत योग्य सेनापति है। इसके बाद अगला विजय अभियान किया जाएगा रणथंभौर की ओर। ये इलाका पड़ जाता है एक तरीके से आप देखोगे तो ये राजपूताना को लिंक करेगा, राजपूताना की ओर जाने के रास्ते को खोलने वाला है, राजपूताना की ओर को जाने का रास्ता खोलने का काम करेगा। यहाँ के राजा हुआ करते थे हमीर देव, जो कि पराजित हो जाएंगे और यहीं पर मुगल दिल्ली सल्तनत में मध्यकाल में आपको पहली बार जौहर प्रथा का प्रमाण मिलेगा। जौहर प्रथा और सती प्रथा में अंतर समझिएगा। सती प्रथा में पति के मरने के बाद, जौहर प्रथा में सॉरी सती प्रथा में पति के मरने के बाद पति की चिता पर जलकर पत्नी अपने आप को समाप्त करती थी, ये थी जौहर प्रथा, सॉरी सती प्रथा। लेकिन जौहर प्रथा में दूसरी कंडीशन चलती है, राजपूत महिलाएं एक साथ बड़ी सी चिता जलाती थी और जिसमें वो अपने पति के साथ नहीं, वो तो चला, पति तो युद्ध कर रहा है ना, पति तो युद्ध के मैदान में है, तो अपने मान और सम्मान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी चिता जला लेती थी। और जब उनको इस बात का समाचार मिल जाता था कि लगभग लगभग राजपूत सेना हार रही है, राजपूत सेना हार रही है, तो फिर वो चिता में अपने आप को जला लिया करती थी, समाप्त कर दिया करती थी अपने मान और सम्मान की रक्षा के लिए। क्योंकि अगर वो जीवित बच जाती थी तो उनको इन मुस्लिम रूलर्स के हरम में भेज दिया जाता था और हरम की दशा बड़ी दयनीय थी, बड़ी खराब थी। महिला सिर्फ और सिर्फ विलास की वस्तु हुआ करती थी, भोग विलास। हरम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है बड़ा गंदा, बड़ा खराब है। ठीक है, हरम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही गंदा, बहुत ही खराब है। तो ये दोनों अंतर मैंने आपको बता दिए सती और जौहर को लेकर। तो पहली बार सती प्रथा का लिखित प्रमाण मिलने वाला है एक किताब से, जिसे तारीख अलाई कहा जाता है, और इस किताब को लिखने का काम किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। ये वही अमीर खुसरो हैं जिनको कि हजार दिनारी के तौर पर भी कहा जाता है। ठीक है, जौहर प्रथा नहीं समझ में आया? अरे भाई, एक काम करो, टीवी पर अक्सर वो दीपिका दीपिका पादुकोण वाली फिल्म आती है जिसका नाम है पद्मावती। ठीक है, अरे भाई, इतनी छोटी छोटी, रुको बता देते हैं। मलिक काफूर को हजार दिनार में खरीदा गया, पूरी लाइन पढ़ लो। गुजरात से मलिक काफूर मिला जिसे हजार दिनार, 1000 दिनार में खरीदा गया, 1000 दिनार में खरीदा गया, यानी उसको एक, जिसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है ना, तो एक जमाने में दास प्रथा हुआ करता था, तो 1000 दिनार में खरीदा गया, इसीलिए उसको हजार दिनारी कहकर पुकारा जाता था। बहुत आसान है। इसमें ऐसी कौन सी भाषा है जो कि रॉकेट साइंस लग रही हो आप लोगों को? बताओ, इसमें ऐसी कोई लाइन जो रॉकेट साइंस लग रही हो? जौहर प्रथा सामूहिक तौर पर राजपूत महिलाओं के द्वारा, अमीर खुसरो को नहीं भाई, मलिक काफूर को कहा जाता था।
मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। अच्छा, मैंने क्या अमीर खुसरो बोल दिया है? अच्छा, तो गलती हो गई होगी भाई, गलती हो गई होगी, गलती से बोल दिया होगा। ठीक है? हाँ, गलती से बोल दिया होगा मैंने। ठीक? अच्छा, मैं सॉरी आज नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग कल मना कर चुके हो। इस बार अगर गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, तो सॉरी मत बोलिएगा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं हो सकता है मैं गलती से बोल गया हूँ। ठीक है? अमीर खुसरो को तो बेटा तोता हिंद कहा जाता था। अमीर खुसरो को तोता हिंद कहा जाता था। तोता हिंद कहा जाता था, जो कि निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा जाता था। ठीक है? हो सकता हो बोलने में मैं गलत बोल गया हूँ। ठीक? मलिक काफूर गुजरात की सेना में बिल्कुल नहीं था। ये अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में होता क्या था कि बहुत सारे ऐसे कबीले हुआ करते थे, जो कि युद्ध में हिस्सा लिया करते थे पैसों के लिए। युद्ध में हिस्सा लिया करते थे पैसों के लिए। मलिक काफूर भी ऐसे ही किसी दल से ताल्लुक रखता है। लेकिन उसके लड़ने के कौशल को देखकर जो नुसरत खान है वो बड़ा प्रभावित है और उसके मालिक से, जो मलिक काफूर का मालिक है, उससे वो खरीद लेगा मलिक काफूर को कि भाई ये लड़का हमें दे दो। मतलब वैसे तो मलिक काफूर हिजड़ा था, लेकिन ये हमें दे दो भाई। तो उसने कहा कि भाई देखो ऐसा है, मेरा गुलाम है, तो मैं क्यों दे दूं? और अगर लेना चाहते हो तो बताओ इसकी क्या कीमत है? तो खुद ही अब नुसरत खान ने कहा तुम बताओ भाई क्या कीमत है? तो 1000 सोने का सिक्का, जिसको दिनार कहा जाता है, वो बोली लगी मलिक काफूर की, जिसे चुका करके जीत प्राप्त कर लिया गया, खरीद लिया गया। हाँ, ठीक है, बस चलो। अब तो कोई डाउट नहीं है बेटा, अब तो कोई डाउट नहीं है। ना जौहर को लेकर डाउट रह गया, ना मलिक काफूर को लेकर कोई डाउट रह गया। ठीक, अब सही है ना? जौहर प्रथा कब शुरू हुई? बड़ा मुश्किल सवाल पूछते हो बच्चों, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जौहर प्रथा कब शुरू हुआ, सती प्रथा कब शुरू हुआ, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है बेटा, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है? लिखित प्रमाण जो मिलता है जौहर का, वो तारीख अलाई से मिलता है। ठीक है? चलो जल्दी से और पूछ लो बेटा, और क्या क्या पूछना है। सबसे तुम क्या पूछ रहे हो भाई? तुम भी अपना सवाल पूछ लो, तब मैं आगे बढ़ूं फिर। अरे कोमल बेटा, ये तो मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि किताब पढ़ो, टॉपिक का होमवर्क पहले से कर लिया करो। जौहर प्रथा अभी अभी तो बताया, सक्सेस 2 बार बताया भाई। लिख दो यार, आप लोग तो बहुत ही मतलब। और सक्सेस तुम तो बड़े पुराने कैंडिडेट हो भाई, तुमने, मुझे तो याद आ रहा है तुम 2 से 3 बार हिस्ट्री पढ़ चुके हो भाई। ठीक है? जौहर राजपूत महिलाओं के द्वारा, राजपूत महिलाओं के द्वारा, राजपूत महिलाओं के द्वारा सामूहिक तौर पर, सामूहिक रूप से आग में जैसे चिता भी कह लो, आग में जल जाने की प्रक्रिया, जल जल जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अरे बेटा अंजलि, दिव्या, रश्मि, बच्चे मैं क्या करूं अगर मैं आंसर नहीं करूंगा ना, तो ये बच्चे 25 बार एक सवाल को कमेंट करते हैं, 25 बार। ठीक है? कि मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अब ये सवाल उतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी इंपॉर्टेंस दर्शाने के लिए वो एक ही सवाल 25 बार करते हैं और जो सवाल का कोई बहुत मतलब नहीं रहता। जैसे सक्सेस की बात करें, सक्सेस ने कहा जौहर के बारे में बताओ। सक्सेस का जहां तक मुझे याद आ रहा है, सक्सेस ये तीसरा या चौथा बैच कर रहे हैं, तीसरा या चौथा बैच कर रहे हैं सक्सेस। लेकिन उसके बावजूद देखो, 3 से 4 बैच करने के बावजूद वो अभी तक जान नहीं पाए जौहर क्या होता है। 3 बार कमेंट कर दिया इन्होंने। ठीक है? हाँ, और अभी अभी मैंने पता नहीं कितनी बार इसको बता दिया। तो संभवतः ये अपने आप को लाइमलाइट में, होता नहीं है, लाइमलाइट में लाने का प्रयास करना। ठीक है? चलो भाई, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़कर इसकी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? भाई मैं तो इतना कहता हूँ, लाइमलाइट में आना हो तो भैया सिलेक्शन लो। यहाँ पर 5 बार एक सवाल पूछने से लाइमलाइट में तो नहीं आने वाले। ठीक है? चलो भाई, हाँ, सिलेक्शन लो तो ज्यादा मजा आएगा। चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ ये राजपूतों का बहुत बड़ा गढ़ है। ये राजपूतों का यानी अगर हम बात करें तो जो आपकी सेनाएं हैं, उनमें बहुत ताकतवर सेना है राजपूतों का। और चित्तौड़ लगातार अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, डे बाय डे वो अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को लगातार स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाएगा, जिसका कारण मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें मैं बता दूं, उसके बाद कारण बताता हूं। राणा रतन सिंह की पत्नी है जिनका नाम पद्मावती है। पद्मावती के ऊपर एक पूरा का पूरा किताब लिखा गया है जिसका नाम पद्मावत है। पद्मावत को लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी वो शेर शाह सूरी के जमाने के आदमी है, यानी इस घटना के 200 साल बाद की बातें आपको दिखाई पड़ेंगी, 300 साल बाद की बातें, काफी बड़ा गैप है। और पद्मावत वाली जो कहानी है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, वस्तुतः वो एक मनगढ़ंत कहानी है, जिसमें बताया गया कि पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच अफेयर हो गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया, जिसको लेकर संजय लीला भंसाली ने पिक्चर भी बना दी। वो पूरी की पूरी कहानी गड़बड़ है बच्चे। ठीक है? इतनी कहानी सच है कि अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा तो वहां की रानी साहिबा का नाम है पद्मावती। ये बात सच है। ठीक? चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण पद्मावती नहीं है, बल्कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने का 2 कारण, और दोनों ही कारण राजनीतिक कारण है। पहला कारण क्या है? हाँ, पहला कारण क्या है? पहला कारण है कि चित्तौड़ की बढ़ती हुई राजनीतिक शक्ति अलाउद्दीन के उस महत्वाकांक्षा को डिस्टर्ब करती है, जिसमें वो हिंदुस्तान का सुल्तान बनने का सपना देख रहा है। एक समस्या। दूसरी समस्या, अभी मैंने आपको गुजरात के बारे में बताया और कहा कि गुजरात का अभियान चित्तौड़ की लड़ाई का जन्म का कारण बन जाएगा। ठीक है? तो होगा क्या, गुजरात पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन एक गलियारा मांगेंगे राजा रतन सिंह से कि राणा साहब हमें एक रास्ता दीजिए, हमें गुजरात पर आक्रमण करना है। जिसके लिए राणा रतन सिंह मना कर देंगे कि भाई ऐसा है अलाउद्दीन, तुम्हारा अगर एक भी आदमी हमारे बाउंड्री से निकल कर गया तो समझ लो बड़े खराब परिणाम होंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह पर आक्रमण करेगा, युद्ध होगा, रतन सिंह पराजित हो जाएंगे, मार दिए जाएंगे और चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया जाएगा। पद्मावती जौहर को अडॉप्ट कर लेंगी, चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया जाएगा और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया जाएगा। और ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अलाउद्दीन के बड़े बेटे का नाम हुआ करता था खिज्र खान। अलाउद्दीन के बड़े बेटे का नाम हुआ करता था खिज्र खान, तो खिज्र खान के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया। ठीक है? आगे इसी चित्तौड़ से जब हम लोग अकबर पढ़ेंगे ना, अकबर, तो अकबर के भी जमाने में हम लोग चर्चा करेंगे वो राणा प्रताप को लेकर। ठीक है ना? वो यही चित्तौड़ है, यही वाला चित्तौड़ होगा उसी को लेकर। चलो भाई, इसके साथ साथ अलाउद्दीन की सेना, और वो सेना मलिक काफूर के नेतृत्व में, ये मलिक काफूर बच्चों वही है जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो अब ये दक्षिण भारत की ओर आक्रमण करेगा, देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित करेगा। रामचंद्र देव के साथ अलाउद्दीन की दोस्ती हो जाएगी, दोनों के बीच संधि हो जाएगी, तो देवगिरी को रामचंद्र देव को वापस कर दिया जाएगा और साथ ही साथ रामचंद्र देव को रयान की उपाधि, रामचंद्र देव को राय राय रायान की उपाधि दे दी जाएगी।
ठीक है, इस उपाधि से उन्हें सम्मानित कर लिया जाएगा, लगभग दोस्ती हो जाएगी। उसके बाद होयसल राजवंश दक्षिण भारत की ओर आप चले जाइए, आजकल के जो कर्नाटक वाला इलाका पड़ता है उससे नीचे की ओर चले आइएगा, वहां पर पांड्य राजवंश तमिलनाडु वाला इलाका पड़ जाएगा, वहां पर आक्रमण करेगा। मतलब दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन वो शासक होगा जिसकी सेना दक्षिण भारत तक जाएगी और इसी दौरान गोलकुंडा के खदानों से कोहिनूर का हीरा भी मिल जाएगा, जो कि मलिक काफूर लेकर आएगा और अपने मालिक अलाउद्दीन खिलजी को वो देगा कोहिनूर का हीरा। ठीक है ना, ये वही कोहिनूर हीरा होगा जिसको आगे चलकर अंग्रेज लेकर चले जाएंगे। वो हम लोग जब आगे चर्चा करेंगे तो आपको फिर से कोहिनूर हीरे के बारे में बता देंगे। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण होंगे और मंगोलों के आक्रमण की ये संख्या बनती है लगभग छह। तो छह बड़े आक्रमण होंगे जिनमें से मतलब लगभग स्थिति ये बनेगी कि सामना किया जाएगा और काफी कुछ बचाने का भी ब्रिटेन, हाँ ठीक है, काफी कुछ हद तक स्थिति को नियंत्रित भी रखा जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि है बेटा जिसे अमीर खुसरो कहा जाता है। ये वही अमीर खुसरो है जो कि बलबन के दरबार में दिल्ली के गद्दी पर आएंगे, मतलब दिल्ली में आएंगे, बलबन इनको दिल्ली के दरबार में एक बड़ा पद दे देगा। ये वही अमीर खुसरो है बेटा जिनको आगे चलकर, हाँ बिल्कुल, यस यस श्रुति बिल्कुल, ठीक है। ये वही अमीर खुसरो है बेटा जिनको तोता हिंद कहा जाएगा। ये वही अमीर खुसरो है जो बहुत सारी किताबें लिखेंगे। ये वही अमीर खुसरो है जो कि तबला, शतरंज, सितार और हिंदी की एक नई शैली का आविष्कार करेंगे जिसे हम लोग मसनवी के तौर पर जानते हैं, है ना। कई ऐसी चीजों का शुरुआत करेंगे। अमीर खुसरो बहुत टैलेंटेड आदमी थे। अमीर खुसरो के पापा मम्मी की तो जल्दी डेथ हो गई थी। अमीर खुसरो का पालन पोषण उनके नाना और नानी के द्वारा किया गया था, जो कि तोता हिंद का मतलब होता है बेटा भारत का तोता। तोता हिंद का मतलब होता है भारत का तोता, ठीक है। ठीक, चलो भाई। और इनके नाना नानी इनका पालन पोषण करेंगे और जो कि दिल्ली दरबार में बड़े अच्छे पद पर हुआ करते थे। अमीर खुसरो, जैसा मैंने भी आपसे बताया कि उन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें प्रमुख किताबों की बात करें तो तारीख ए अलाई, ये वो किताब है हाँ, ये वो किताब है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा गया है। तुगलकनामा में गयासुद्दीन तुगलक और थोड़ा बहुत मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी लिखा गया है। नूह से फिर ये नौ आकाश करके कहानी है, ठीक है। आशिका जिसमें खिजर खान और देवल देवी के बीच का अफेयर का बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। आपसे पूछा जाएगा, हाँ आपसे पूछा जाएगा कि वो कवि कौन था, वो लेखक कौन था जिसने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, तो याद रखिएगा वो अमीर खुसरो थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक। चलो भाई, अलाउद्दीन खिलजी की अगर स्थापत्य कला की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये जो पहला चित्र आपको दिख रहा है बच्चों, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये दरवाजा वाला, ये अलाई दरवाजा है। ये अलाई दरवाजा है और ये बगल की जो इमारत आप देख रहे हो ना ऊंची सी, ये कुतुब मीनार है। ये जो गुम्बद आप देख रहे हैं ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। इस मस्जिद का दरवाजा है जिसको कि अलाई दरवाजा के तौर पर जाना जाता है, ठीक है ना, जिसको कि अलाई दरवाजा के तौर पर जाना जाता है। इसी तरह से एक चीज और देखिएगा, ये आप दूसरे चित्र में ये वाली इमारत देखिए जो कि कुतुब मीनार के तौर पर जानी जाती है। इसी के ठीक बगल में आपको एक खंडहर नुमा आपको चित्र दिख पा रहा होगा, आपको खंडहर नुमा चित्र दिख पा रहा होगा। हाँ, वो आप देखेंगे तो ये है बेटा अलाई मीनार जो कि कुतुब मीनार की तर्ज पर बनवाया जा रहा था, ठीक है, वो आपको दिखाई पड़ेगा। अनुष्का, मैंने कवि की बात किया है बेटा, निजामुद्दीन औलिया कवि नहीं है। निजामुद्दीन औलिया एक संत है, वो कवि नहीं है। मैंने कवि की बात कहा है, ठीक है ना। हाँ, अगर चिश्ती संत की बात करूंगा तो निजामुद्दीन औलिया का नाम आ जाएगा। और ये जो आप इमारत देख रहे हैं तीसरे नंबर वाली, जिसमें आपको कई सारे पिलर दिखाई पड़ रहे हैं, इसको कहा जाता है बेटा हजार सितून महल। हजार सितून महल, हजार सितून महल का मतलब हो जाता है ऐसा महल जिसमें 1000 पिलर, करीब 1000 पिलर लगाए गए हैं, तो इसे हजार खंभा महल भी कहा जाता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में बनवाया गया। 1316 तक आते आते अलाउद्दीन खिलजी बीमार पड़ जाएगा और बीमार पड़ने के बाद उसकी मौत हो जाएगी। और उसके मरने के बाद, वैसे तो अगर मैं बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद, हाँ अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर बैठना चाहिए खिज्र खान को, जो कि उसका बड़ा बेटा है। लेकिन जो छोटा वाला बेटा है जिसका नाम मुबारक खिलजी है, जो कि एक सनकी राजा के तौर पर जाना जाता है, वो करेगा क्या कि वो मलिक काफूर के साथ मिलकर षड्यंत्र करेगा, अपने बड़े भाई को मार देगा। हाँ बिल्कुल, अपने बड़े भाई को मार देगा और खुद गद्दी पर बैठ जाएगा। वस्तुतः मलिक काफूर यहाँ पर एक दूसरी रणनीति पर काम कर रहा था। मलिक काफूर खुद सुल्तान बनने की तमन्ना पाल बैठा था, ठीक है। काफूर खुद सुल्तान बनने की तमन्ना पाल बैठा हुआ था और वो अब सुल्तान बनने के लिए वो शुरुआत दौर में कुछ इधर उधर की हरकत करेगा, फिर बाद में वो मुबारक खिलजी को भी मारने का प्लान बनाएगा। वो एक अलग बात होगी कि उससे पहले जो है मलिक काफूर को ही बर्बाद दिया जाएगा। तो मुबारक खिलजी अब गद्दी पर बैठ गए हैं और ये देखो अलाउद्दीन खिलजी भी धर्म से अलग रखता है। हाँ, धर्म से अलग रखता है, राजनीति और धर्म को मिलाता नहीं है, उसी आदर्शों पर उसका ये बेटा भी चलता है। इवन इससे जब कहा जाएगा इस बात को लेकर कि तुम खलीफा से सर्टिफिकेट ले लो, अरे बेटा जलोदर मतलब जानते हो विश्वजीत, जलोदर मतलब मालूम है बेटा क्या होता है? जलोदर मतलब पता है क्या होता है? जलज नहीं, जलोदर। जलोदर मतलब होता है बेटा पेचिश। ये एक पेट का इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, तो वही तो मैंने बोला बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा। मैंने ये नहीं बोला कि इसको लूज मोशन होने लगा, ठीक है, जिसमें फिर ब्लड भी आने लगा, ये सब नहीं बोला। छोटी सी बात बोल दी, बीमार पड़ गया, मर गया, ठीक है ना। ठीक, फतवाए जहानदारी किताब का नाम है, फतवाए जहानदारी किताब का नाम है। चलो भाई, तो अब ये क्या करेगा, ये इससे कहा जाएगा कि साहब खलीफा से एक प्रकार का सर्टिफिकेट, मतलब पुराने जमाने में खलीफा का जो मतलब होता है वो होता है इस्लाम का धार्मिक नेता, इस्लाम का धार्मिक नेता। खलीफा इस्लाम के धार्मिक नेता को कहते थे, जिनकी गद्दी या जो बगदाद में हुआ करते थे। वो एक अलग बात है कि खलीफा का रुतबा तो चंगेज खान ने खत्म कर दिया था जब वो बगदाद पर आक्रमण करता है और बगदाद के खलीफा को बीच चौराहे खड़ा करके उसकी गर्दन काट देता है। तो एक तरीके से बगदाद के खलीफा का कोई बहुत मतलब रह नहीं गया था, लेकिन अब चूंकि परंपरा सदियों पुरानी चली आ रही थी तो भाई चली आ रही है। जैसे मैं एक बात कहूं, अगर आप शादी के दौरान, जैसे हिंदू धर्म की बात करूं तो 7 फेरे नहीं लेंगे, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि शादी नहीं मानी जाएगी।
तभी मानी जाएगी। 7 फेरे लेने के बाद भी बहुत सारे लोगों की शादियां टूट गई और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 7 फेरे नहीं लिए, कोर्ट मैरिज वगैरह किया, उनकी शादी चल रही है, अच्छे से चल रही है। इस्लाम की अगर बात करूं तो इस्लाम में अगर आप देखोगे तो कबूल है, अगर आप बोलते हैं 3 बार तो आपकी शादी फिर पक्की, मतलब शादी मान ली जाएगी। अगर नहीं भी बोलेंगे तो भी शादी पक्की मानी जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं, ये परंपराएं हैं, ये पुराने जमाने की परंपराएं हैं। कबूल है, कबूल है, कबूल है करके बोलते हैं और फिर देखो कुछ समय बाद किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और फिर वो तलाक, तलाक, तलाक जैसे शब्द भी हो जाते हैं। तो ये परंपराएं हैं, इन परंपराओं में बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। अपनी जो परंपराएं चल रही, उन परंपराओं का पालन कर लीजिएगा, कोई इसमें दिमाग मत लगाइएगा। ये क्यों, ये किस लिए नहीं करूंगा, वैसा ये समझ करिएगा, ठीक है ना। कुछ परंपराएं चली आ रही हैं, उनकी मान्यता को न मानने और न मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है ना। न मानने से आप कोई बहुत बड़े मतलब वीर बहादुर नहीं हो जाओगे और मान लोगे तो कोई कमजोर नहीं हो जाओगे, ठीक है। तो अब ये खलीफा की परंपरा चली आ रही थी। मुबारक खिलजी को जब ये समझाया गया तो मुबारक खिलजी ने कहा अच्छा खलीफा से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कह दूं कि मैं खलीफा हूं, अब बताओ सर्टिफिकेट चाहिए क्या नहीं, अब नहीं चाहिए। एग्जैक्टली यही नहीं पता चल पाया था, यही नहीं पता चल पाया था कि तुम अपने आप में खलीफा हो, पता चल गया, अब कोई जरूरत नहीं। देखो इन्होंने कहीं न कहीं एक तरीके से धर्म और राजनीति को अलग करने का प्रयास किया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ज़्यादा मुँहफट टाइप के नहीं हो गए, जिसकी वजह से देखो बहुत सारे रिलीजियस लोग हैं जिनको खराब लगेगा। अब अगर घर में पूजा हो रही हो, घर में मम्मी पूजा कर रही हो और मम्मी घंटी बजाकर आरती कर रही हो और उसी दौरान है ना नमाज़ पढ़ी जा रही हो, उसी दौरान घर का कोई बच्चा ये बोल दे, क्या नौटंकी करते रहते हैं आप लोग, है ना, ये नमाज़ पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, इससे कुछ होता है? तब उस वक़्त बड़ी गुस्सा लगती है, मन करता है मार दे, खींच के दो तमाचा, तुम्हें नहीं सही लगता मत करो, मुझे लगता है करो। तो भैया ठीक है, मान्यता है अपनी-अपनी, मान लेने दो। तो मुबारक खिलजी ने ये स्टेटमेंट देकर गलती कर दी, उसे ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। इसकी वजह से कई सारे जो रिलीजियस लीडर है ना, वो नाराज़ होने वाले हैं और वो कहीं न कहीं अब खिलजी के खिलाफ जाने वाले हैं। बेटा श्रुति कल की क्लास पढ़ोगे तो कल की क्लास में मैंने बाजार पॉलिसी बताया है। श्रुति कल वाली क्लास को पढ़ लेना, है ना? वहां पर मैंने बाजार पॉलिसी को बताया हुआ है बेटा। अब दोबारा से नहीं बता पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इस बीच देखो ये करेंगे क्या कि एक देवगिरी, देवगिरी वही वाला रामचंद्र देव वाला, देवगिरी जो होगा, हाँ, रामचंद्र देव वाला जो देवगिरी होगा उसका नाम बदलकर उसको कुतबाबाद कर दिया जाएगा और मुबारक के द्वारा भरतपुर, भरतपुर राजस्थान का इलाका है और भरतपुर के ऊपर आप लोगों को अगर याद होगा तो बहुत पहले सोनाली बेंद्रे का कोई गाना हुआ करता था। पूरा तो मुझे नहीं याद आ रहा है लेकिन उसका कुछ ऐसे लाइन था कि भरतपुर लुट गया हाय मेरी अम्मा करके ऐसे कुछ गाना या हाय मेरे दैया करके हुआ करता था। तो ये भरतपुर राजस्थान वाला भरतपुर है, वहां पर एक मस्जिद बनवाया जाएगा जिसका नाम होगा ऊखा मस्जिद, ठीक है? जिसका नाम होगा ऊखा मस्जिद, उसको बनवाने का काम करेगा। इसके बाद गद्दी पर आएगा, हाँ, काले हिरन का शिकार भी हुआ था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्ल्ड वर्ल्ड सेंचुरी भी है, बिल्कुल सही। इसके बाद गद्दी पर आएगा खुसरो खान। खुसरो खान बेसिकली मुबारक शाह खिलजी का एक प्रधानमंत्री हुआ करता था जो कि पहले हिंदू शूद्र वर्ण से ताल्लुक रखता था, जिसके फोर फादर ने अपने धर्म को तब्दील करके इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था और ये भी अब इस्लाम को मान बैठा था और मुबारक खिलजी के बड़े विश्वास पात्र लोगों में था और एक दिन मौका पाकर ये मुबारक खिलजी को मार तक देगा। मारने का कारण 2 है, एक कारण बताऊंगा, एक कारण नहीं बताऊंगा। ठीक, वो थोड़ा-सा अजीब लगेगा बताने में, इसलिए नहीं बताऊंगा। एक कारण जो ये है, वो ये कि खुसरो खान जो है मुबारक शाह खिलजी जो करता क्या था, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये थोड़ा-सा सनकी किस्म का आदमी था। आम तौर पर ये कपड़े नहीं पहनता था। आम तौर पर ये बिना कपड़ों के दरबार में आ जाता था ऐसे ही, पूरा नेकेड पोर्शन में, हाँ, नेकेड पोर्शन में दरबार में आता था। और कभी-कभी कपड़े पहनता था तो वो घाघरा और चोली जैसे कपड़े पहनता था, जिन्हें आप महिलाओं का कपड़ा कह सकते हो, तो महिलाओं वाला कपड़ा पहनता था। ठीक? एक कारण और है, थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन आप लोगों ने कहा कि सर बता दें, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये एक गे मैन हुआ करता था। मतलब ये महिलाओं से कम पुरुषों से ज़्यादा रिश्ते बनाता था। संभवतः खुसरो खान उसके शिकार हो गए थे और एक कारण ये भी है, देखो ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इतिहासकारों ने कहा हुआ है। उसका एक कारण ये भी बना कि एक दिन मौका देखकर मार दिया गया इनको। ठीक है? ऐसे बहुत सारे सुल्तान हुआ करते थे और तो छोड़िए, ये हरकत अलाउद्दीन खिलजी भी करता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इतनी बड़ी हरकत नहीं करता था कि ज़्यादातर वो यही काम करे, अलाउद्दीन खिलजी भी करता था। और तो और छोड़िए, आगे चलकर बाबर की मैं अगर बाबर पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। बाबर भी मैं इस वक़्त नाम भूल रहा हूँ, एक 16-17 साल का लड़का था, बड़ा सुंदर बच्चा था और उसको देखकर बाबर के मन में कई सारी भावनाएँ पैदा होती थी जिसका वो वर्णन करता था। है ना? कि ये ऐसा है और वैसा है। वो जब आता है तो उसके नर्म, गुलाबी, मुलायम होठों को देखकर मैं अपने होश खो बैठता हूँ और जब वो नहीं आता तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी खत्म हो गई है। ऐसे बहुत सारी बातों को वो अपनी किताब तुझको के बाबरी में लिखता भी है। चलो खैर वो बाबर पढ़ेंगे तो बताएँगे। ठीक है ना? अब होगा क्या? हाँ, ठीक है। ठीक, चलो भाई अब होगा क्या कि खुसरो खान क्योंकि वो टर्किश मुस्लिम तो थे नहीं, वो कन्वर्टेड मुस्लिम हुआ करते थे। वो कन्वर्टेड मुस्लिम हुआ करते थे। तो आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी का जो एक सेनापति है जिसको गाज़ी मलिक कहा जाता है, जिसको गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है, वो इनको मार देगा और एक नई क्रांति करेगा और जिसका परिणाम ये होगा कि एक नया वंश आ जाएगा, जिसे हम लोग तुगलक वंश के तौर पर जानते हैं। तुगलक वंश का शासनकाल आप ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है 1320 से लेकर 1414 का समय बन जाता है। 1320 से 1414 का समय ये तुगलक वंश का है। याद नहीं करना, याद नहीं करना, कन्फ्यूजन ना हो जाए, आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो डेट्स देखकर। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इनके बाद गद्दी पर गयासुद्दीन और गयासुद्दीन ने मात्र करीब साढ़े 4 पौने साल, पौने 5 साल का शासनकाल किया हुआ है। और जब गद्दी पर बैठा तो ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला बुजुर्ग शासकों में से एक था। जिस प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करीब 62-63 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे थे ना, उसी उम्र के आसपास गयासुद्दीन तुगलक भी था जब वो गद्दी पर बैठा। ये कोई 60 साल के ऊपर का आदमी था। और जब ये गद्दी पर बैठेगा तो एक टाइटल है जो किसके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे दे दिया जाएगा और वो टाइटल होगी बेटा गाजी मलिक। तो दिल्ली का पहला सुल्तान बाबरी मस्जिद के नाम पर ही रखा गया था। बाबरी मस्जिद नाम उस लड़के पर नहीं 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 नीरज, नहीं नहीं बाबरी मस्जिद तो बाबर के नाम पर है। वो बाबर आएगा तो बता दूंगा, अभी उसके अभी वहां मत जाइए, अभी फिर वो आप हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे। ये गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान होगा और इसका जो टाइटल है वो गाजी मलिक। मलिक का मतलब होता है गवर्नर और गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, काफिरों को मारने वाला। खिलजी तो मर गया था, बिल्कुल मर गया था बेटा, खिलजी मर गया, लेकिन खिलजी के सेनापतियों में से, खिलजी के प्रांतपतियों में से एक हुआ करता था गयासुद्दीन तुगलक।
हाँ, गयासुद्दीन तुगलक जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के काबिल प्रांतपतियों सेनापतियों में से एक हुआ करता था, ठीक है ना? चलो भाई, और यहीं से एक बात आप गौर करिएगा, आगे चलकर पूरे के पूरे मध्यकाल के दौरान वो चाहे मुगल वंश हो चाहे जो हो, जितने भी रूलर अब गद्दी पर बैठने वाले हैं, वो सभी अपने आप को गाज़ी गाज़ी जैसे टाइटल लेते रहेंगे। ये परंपरा यहीं से शुरू हो जाएगी और अब ये चलती रहेगी बहादुर शाह जफर के जमाने तक, 1857 की क्रांति तक, क्योंकि उसी क्रांति के बाद तो मुगल वंश खत्म कर दिया जाएगा। गयासुद्दीन जब गद्दी पर बैठेगा तो ऐसा कहा जाता है ये बड़ा लिबरल राजा है और सुल्तान जनता ने इससे बड़ी प्रार्थनाएं किया कि साहब अलाउद्दीन जो पुराने वाला सुल्तान था, साहब बड़ा टैक्स लगा रखा था, इतना टैक्स नहीं होना चाहिए, साहब बड़ी दिक्कत होती है। तो गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहला काम करेगा, ये तमाम प्रकार के जो टैक्स अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बढ़ा दिए गए थे, उन सबको खत्म कर देगा। 4 ट्रेडिशनल टैक्स जो इस्लाम मोनार्कियल सिस्टम में लिए जाते थे, जिनके मैं नाम लिख देता हूं, जैसे कि खराज, खराज को ही बच्चों खिराज भी कहा जाता है, ये लैंड रेवेन्यू टैक्स है, खराज या खिराज। खुम्स, खुम्स बेटा वही वाला धन है जो लूट का धन हुआ करता था। ज़कात और जजिया, ये 4 ट्रेडिशनल टैक्स हैं जो कि इस्लाम में जायज़ बताए जाते हैं, लीगल बताए जाते हैं। ये टैक्स चलेंगे, बाकी जो और अबवाब नाम के कर थे ना, वो दुआब के क्षेत्र में कर को बढ़ा देना, ये सब कर देना, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ये सारे के सारे कर वापस ले लिए जाएंगे और ये कहकर लिया जाएगा कि कर बहुत ज्यादा है, जनता को कर चुकाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हम सुल्तान के तौर पर अपनी जनता को उतनी फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं कि हम उनसे एक्सेस कर ले सकें। जब हम उनको इनकम के बहुत सारे साधन नहीं दे पा रहे तो हमको हक नहीं बनता है कि हम उनसे एक्सेस टैक्स लें, तो वापस कर लिया गया। लेकिन इनका मतलब इनका शासनकाल आप एक तरीके से देखोगे तो पब्लिक वेलफेयर में जाएगा और गयासुद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला राजा होगा जो कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाएगा। अब जरा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का पहला राजा कौन था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था? जरा जल्दी से बताइएगा तो, भारत का पहला राजा जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो। ठीक, चलो भाई, देखो फिरोज शाह तुगलक तो हो नहीं सकता, फिरोज शाह तुगलक तो इनके बाद आएंगे, तो फिरोज शाह तुगलक को आंसर गलत हो गया, है ना? अब इनसे पहले वाले लोगों का नाम बताओ भाई, कुछ लोग बिल्कुल सही नाम बता रहे हैं। तो भारत का जो पहला राजा हुआ करता था जिसने सिंचाई के लिए नहर बनवाया था बच्चों, उसका नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद, नंद वंश का फाउंडर जिसने कलिंग में बनवाया था। जब नंद वंश पढ़ा रहे थे तब बताया भी था और कहा भी था कि आगे चलकर दिल्ली सल्तनत में ये सवाल पूछूंगा। याद आया? याद आ गया शिवम? याद आ गया ना बच्चों? देखो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था और आपसे मैंने कहा भी था कि आगे चलकर हम आपसे ये सवाल पूछेंगे। तो दिल्ली का पहला सुल्तान है जो सिंचाई के लिए नहर बनवाएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने फिरोज शाह तुगलक का नाम ले लिया हुआ है। फिरोज शाह तुगलक इनके द्वारा बनवाई गई नहरों को बड़ा करवाएगा और कुछ और नहरों को बनवाएगा, तो वो पहला सुल्तान नहीं है। उनसे पहले तो उनके बड़े पापा गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक के बड़े पापा हैं, वो पहले काम करवा चुके होंगे। ठीक, अच्छा, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छा बनाने के लिए गयासुद्दीन के द्वारा अपने बड़े-बड़े अधिकारियों का एक जिसे कहते नहीं है मंत्री परिषद, जिसे आप कह सकते हो मजलिस ए हुक्मरान। हुक्मरान का मतलब होता है ऑफिसर और मजलिस का मतलब होता है सभा, मीटिंग। तो समय-समय पर जरूरत पड़ने पर बड़े-बड़े अधिकारियों की मीटिंग करना ताकि प्रशासन में कहां-कहां पर दिक्कतें और कहां-कहां परेशानियां हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। इसी मीटिंग के दौरान गयासुद्दीन तुगलक को पता चलेगा कि बंगाल में साहब बड़ी दिक्कतें हो रही हैं और बंगाल बहुत पहले से, बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो हमेशा से दिल्ली के सुल्तानों के लिए दर्द रहा है। वो चाहे दिल्ली सल्तनत का दौर रहा हो, वो चाहे मुगल काल का दौर रहा हो, वो हमेशा एक परेशानी का दौर रहा हो। और आज की भी अगर बात करें तो आज भी देखो प्रधानमंत्री जी को बंगाल के चुनाव में जाकर दीदी और ओ दीदी बोलना पड़ जाता है। ममता दीदी की अगर बात करें तो आज भी बंगाल दिल्ली के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। वो एक अलग विषय है कि दीदी और ओ दीदी करके प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट देना उन्हीं पर भारी पड़ गया, बंगाल का चुनाव तक हार गए, है कि नहीं? कुछ ऐसी चीजें होती है जो नहीं बोलनी चाहिए, है ना? और बीइंग आप बहुत बड़े लीडर जब आप हो जाते हैं तब वहां पर तो इन सारी चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? ठीक, चलो भाई, अब हम लोग अगर बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा एक शहर बसाया जाएगा जिसे तुगलकाबाद का शहर कहा जाता है। दिल्ली में कुल मिलाकर 7 शहर बसाए जाएंगे, जिनमें तुगलकाबाद का शहर भी होगा, जो कि दिल्ली, जो वर्तमान दिल्ली है ना, उस दिल्ली में एक तुगलकाबाद नाम का शहर बसाया जाएगा। अच्छा, इस बीच जो है आज भी है बेटा, दिल्ली में आज भी है तुगलकाबाद। इस बीच होगा क्या कि बंगाल का विद्रोह होगा, बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक खुद जाएगा, वो अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं बेचेगा, वो खुद भी जाएगा। हाँ, वो खुद ही जाएगा, बंगाल के विद्रोह को दबाएगा और बंगाल पर स्थिरता लाने के उद्देश्य से वो बंगाल को 3 अलग-अलग प्रांतों में बाँट भी देगा। वो एक अलग विषय रहेगा कि इस प्रकार के बँटवारे का दिल्ली की गद्दी के लिए कोई बहुत बड़ा समाधान नहीं मिलेगा। बंगाल प्रॉब्लम बना रहेगा। लेकिन इनका दिल्ली जाना और इस बीच एक घटना आपको और बता दें, उस घटना में एक नाम निकल कर आ जाएगा, वो नाम होगा बच्चों निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया, ये अमीर खुसरो के गुरु हैं, ये चिश्ती संप्रदाय के संत हैं, ठीक है? और दिल्ली में इनकी दरगाह आज भी है, जिसे कहा जाता है मरकज़, जिसे दिल्ली का मरकज़ कहा जाता है, ये निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के तौर पर जाना जाता है। चिश्ती संप्रदाय के इकलौते ऐसे संत निज़ामुद्दीन औलिया जो कि जिन्होंने कभी शादी नहीं किया, अनमैरिड लाइफ को उन्होंने सर्वाइव किया और इनके बारे में ऐसा बोला जाता था, मतलब अगर मैं थोड़ा-सा गलत शब्द का प्रयोग करूँ, तो तत्कालीन समय के लोग जो है बोला करते थे काली ज़बान वाला संत है, जो बोलता है वो हो जाता है। और हुआ ये था कि गयासुद्दीन तुगलक से पहले जो खुसरो खान नाम का आदमी गद्दी पर बैठा हुआ था ना, उस व्यक्ति ने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टन का डोनेट किया था। तो निजामुद्दीन औलिया के पास 5 लाख टन का है, ये बात गयासुद्दीन तुगलक को पता चलेगी। उसने कई सारे करों को वापस लिया था, कर वो हिस्सा था जो कि इनकम बढ़ा रहा था। अब अगर टैक्स माफ करोगे तो इनकम कहाँ से आएगी? निखिल बेटा बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद इस शाबाशी के लिए जो आपने मुझे दिया कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया बेटा। आप जैसे बच्चे ही हैं जो कि मेरा हौसला अफ़ज़ाई करते रहते हैं। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। चलो भाई, तो अब निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक कहेंगे कि औलिया साहब आप तो ठहरे संत आदमी, ऊपर से चिश्ती संप्रदाय वाले संत। चिश्ती संप्रदाय का संत वैसे भी कहता है रुपया पैसा मैं लेकर क्या करूँगा? तो 5 लाख टन का लेकर क्या कर रहे हो? वो 5 लाख टन का हमें दे दो, है ना? वो 5 लाख टन का हमें दे दो, उस 5 लाख टन का प्रयोग मैं लोगों के लिए करूँगा। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा, सुल्तान महोदय आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि पहले वाले सुल्तान के बेटा पानी खत्म हो गया शिवा, पानी खत्म हो गया बेटा। ठीक? पहले वाले सुल्तान ने हमें 5 लाख टन का दिया था, लेकिन वो टन का जो है मैंने लोगों में बाँट दिया, जो गरीब लोग आए, जिन्होंने मुझसे अपनी दिक्कतों के बारे में बताया कि उनको ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं तो पैसा बाँट चुका हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है। औलिया ने कहा देखो सॉरी तुगलक ने कहा देखो ऐसा है, पैसा तो तुम्हारे पास है और तुमको पैसा देना पड़ेगा।
इस बीच बंगाल का विद्रोह हो जाएगा, ये चले जाएंगे बंगाल। बंगाल को जीतकर जब लौट रहे होंगे तब निजामुद्दीन औलिया को एक मैसेज और पहुंचेगा, औलिया तैयार कर लो 5 लाख टन का, मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले तुम 5 लाख का इंतजाम कर लो, क्योंकि दिल्ली पहुंचते ही मैं तुमसे 5 लाख पैसे लूंगा, 5 लाख टन का लूंगा मैं। निजामुद्दीन औलिया ने कहा, एक स्टेटमेंट दिया कि सुल्तान दिल्ली होनो जास्ती, थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, मैं उसको छोटा करके बता रहा हूं, दिल्ली होनो जास्ती, दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली नहीं पहुंचोगे। कहते हैं निजामुद्दीन औलिया और तुगलक के बेटे, जिसको जौना खां भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको जौना खां भी कहा जाता है, उसने जो है, हाँ, उसने जो है दोनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी किया और दिल्ली के पास एक गांव पड़ता है जिसको बच्चों कहा जाता है अफगानपुरा, जहां पर एक लकड़ी का कमजोर महल बनवाया गया, जहां पर मार दिया जाएगा किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। अब गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाएगी और इनके बाद इनका बेटा, जिसका वास्तविक नाम जौना खां है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएगा। मुझे कुछ बोलना है सुनीता बेटा, मैं देख नहीं पाया कि मुझे क्या बोलना है। जो मैं बोल रहा हूं मुझे वही बोलना है कि उसके अलावा कुछ बोलना है? तो भैया बता दो बेटा क्या बोलना है मुझे, कोई सवाल है क्या? सर क्लास के अलावा भी, अरे भाई ठीक है, नोट्स वगैरह की ये तो बेटा तुम लोग सुनीता, मैं कई बार कह चुका हूं बेटा, नोट्स वगैरह आप लोग अपनी सुविधा अनुसार बना लो बेटा, ठीक है? मैं डे 1 से लेकर आज तक, यानी जब क्लास शुरू किया था आज तक, मैंने नोट्स को लेकर बहुत कुछ बता दिया है बेटा। अब आप लोग अपनी सुविधा अनुसार जैसा चाहो वैसा बना लो बेटा, ठीक है? अब एक सवाल का मैं कितना जवाब दूं, कितनी बार जवाब दूं, थोड़ा-सा अजीब लगता है, ठीक है? अपने हिसाब से मन करे बना लो, मन करे मत बनाओ। गयासुद्दीन तुगलक को मारा किसने? गयासुद्दीन तुगलक को किसी ने नहीं मारा वरुण, हुआ ये कि लकड़ी का जो महल बनवाया गया था, धोखे से उस महल को गिरवा दिया गया। उस गिरवाए हुए महल के नीचे दबकर उनकी मौत हो जाएगी। नोट्स मिलते हैं बेटा, आपको सॉफ्ट नोट्स मिल जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है? लकड़ी का महल, अरे बेटा लकड़ी का महल जो कि लकड़ी से बनेगा, लकड़ी का महल मतलब लकड़ी का आर्टिफिशियल महल होगा। हाँ बेटा, इसकी टाइटल हुआ करती थी उलूग खां, इसकी टाइटल हुआ करती थी उलूग खां, ये टाइटल है, ये इसका नाम नहीं है, इसका टाइटल है उलूग खां, ठीक है? और इसे पागल सुल्तान या मूर्ख सुल्तान भी कहा जाता है, हाँ, सन की शासक भी कहा जाता है। अब देखो होगा क्या, ये जो सन की शासक बोला गया, ये इलियट जैसे इतिहासकार के द्वारा बोला गया है, और वो इसलिए बोला गया, देखो 2 बातें बताई जाती हैं इनके बारे में। वो ये कि दिल्ली सल्तनत का बहुत ही पढ़ा लिखा शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का बहुत पढ़ा लिखा शासक था, एक बात। लेकिन उसी बात को बढ़ाकर आगे लिखा जाता है, लेकिन इसने जो योजनाएं चलाई, वो योजनाएं उस समय के हिसाब से से भरी हुई थी, मूर्खता से भरी हुई थी, इसलिए इसको मूर्ख शासक के तौर पर भी जाना जाता है, मूर्ख राजा के तौर पर भी पहचाना जाता है, ठीक है ना? चलो भाई, योजनाएं क्या थी उसको अगर हम लोग बारी-बारी से देख लें, तो देखो ये कुछ योजनाएं हैं जिनको हम लोग एक-एक करके देख लेते हैं। ठीक है? उनको एक-एक करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे उसकी जो पहली योजना है, अभी बताते हैं बेटा, कोमल रुक जाओ, भागने का प्रयास मत करो, तेज मत दौड़ो बेटा, गिर जाओगे। जो उसकी पहली योजना है वो है बेटा 2 आब में कर की वृद्धि। इसका कारण क्या बना? इस कर को इनके पिता ने तो कर खत्म कर दिए, तो इन्होंने कैसे कर लगा दिए? हुआ ये कि इनका प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसका नाम था ख्वाजा जहां। ख्वाजा जहां के बारे में बताया जाता है कि वो फाइनेंस का बहुत अच्छा जानकार हुआ करता था। ठीक है? फाइनेंस का बहुत अच्छा जानकार हुआ करता था और उसने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, हाँ, उसने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने का एक तरीका निकाला कि साहब अलाउद्दीन खिलजी नाम के एक शासक ने जिनके अंडर में आप काम कर चुके हैं, आपके पिताजी भी काम कर चुके हैं, उसने दोआब में कर की वृद्धि की थी और अच्छा खासा पैसा प्राप्त किया। दोआब एक फर्टाइल लैंड वाला इलाका पड़ता है जहां से हम अच्छा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ा दिया जाए। तो अपने प्रधानमंत्री की बात को, अपने वजीर, अपने वकील की बात को मान करके 2 आब में कर की वृद्धि कर दी जाएगी और जिसे 50% पर फिर अलाउद्दीन खिलजी की तरह से 50% पर ला दिया जाएगा। लेकिन जिस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक ये योजना लागू करेगा, ये दुर्भाग्य कह लो, लोगों का कह लो या सुल्तान का कह लो, ठीक? मैं तो बेटा, मैं कहाँ, आप कहाँ हैं? मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ बेटा, ठीक है? ये देखो हाथ मिला रहा हूँ। चलो भाई, अब जिस वक्त ये योजना लागू की गई, तो उस वक्त जो है, हाँ, अकाल पड़ गया, अकाल, जिसे हम लोग फ़माइन या ड्रॉट कहते हैं, जिसे फ़ेमाइन या ड्रॉट कहा जाता है, अकाल पड़ गया, लेकिन अब यहाँ पर 2 कंडीशन है। जब ऑर्डर लागू किया गया, तो जो इनके अधिकारी हैं, उन्होंने जा जाकर लोगों से लगान वसूल कर लिया, जिसकी वजह से लोगों के पास अनाज की और पैसों की हो गई दिक्कत, अनाज की और पैसों की हो गई दिक्कत, ठीक है? लेकिन जब ये बात पता चला मोहम्मद बिन तुगलक को कि साहब सूखा पड़ गया, दोआब के इलाके में अकाल आ गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक, बाकी देखो भारत का मौसम तो आप जानते ही हैं, वर्सटाइल, कहीं पर खूब बारिश, कहीं पर कम बारिश, कहीं पर बिल्कुल मीडियम वाली बारिश। तो जहां-जहां पर बारिश अच्छी हुई है, जहां पर अच्छी फसल हुई है, वहां से अनाज को मंगाया गया और बदायूं, जो कि बरेली मंडल में पड़ता है, बदायूं का इलाका, वहां पर वो एक कैंप लगवाएगा, जहां पर वो 2.5 साल तक रुक कर अनाज बांटने का काम करेगा। लोगों को अनाज देगा, खुद भी रुकेगा, ताकि वो जनता को इस बात का विश्वास दिला सके कि मैं आपके साथ में हूं। और साथ ही साथ जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, मौसम वगैरह सामान्य हो जाएगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक एक नया काम करेगा जो फिलहाल अभी तक दिल्ली सल्तनत का कोई राजा नहीं कर पाया था। मौर्य वंश में चलता था, मौर्य वंश में एग्रीकल्चर लोन वगैरह दिया जाता था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में पहली बार आप देखेंगे कि तकावी या कृषि ऋण, जिसे एग्रीकल्चर लोन के तौर पर जाना जाता है, वो दिया जाएगा। ये लोन इंटरेस्ट फ्री होगा, ये लोन टाइम लेस होगा। टाइम लेस का मतलब ये नहीं कि आपको 6 महीने में लौटाना है, 1 साल में लौटाना है, जब आपके पास होगा तब लौटाना है, ठीक है? नहीं होगा तो नहीं भी लौटाना, मतलब काफ़ी लिबरल तौर पर इसको चलाया गया। भारत में आप जानते ही हैं कई प्रकार के लोग होते हैं, अमूमन 2 प्रकार के तो लोग होते ही हैं। कुछ लोग जिन्होंने लोन लिया तो उन्होंने लोन ईमानदारी से वापस कर दिया और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बेईमान टाइप के लोग होते हैं, जो ले तो लेते हैं लेकिन वापस नहीं करते। तो ये योजना जो कर की बढ़ाने की थी वो फ्लॉप हो जाएगी, ठीक? इसके बाद जो है वो एक नया काम करेगा राजधानी परिवर्तन का। राजधानी परिवर्तन इससे पहले भी हुआ है, अगर हम लोग याद करें तो देखो बिंबिसार और अजातशत्रु जब पढ़ रहे थे, तो शुरुआत में राजगृह राजधानी थी, फिर बाद में उसको बदल करके क्या बना दिया गया? पाटलिपुत्र। समय-समय पर राजधानियां बदली, लेकिन राजधानी बदलने का जो तरीका मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनाया वो बड़ा खराब था। राजधानी दिल्ली की जगह पर देवगिरी को बनाया जाएगा और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया जाएगा। ये दौलताबाद आजकल का महाराष्ट्र का निचला इलाका पड़ जाता है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर राजधानी बनाया जाएगा। उसके अपने अलग-अलग कारण हैं, कुछ राजनीतिक कारण हैं, कुछ मनगढ़ंत कहानियों वाले कारण हैं। वो एक अलग विषय रहेगा कि ये दिल्ली से पूरी जनता को गर्मियों के मौसम में लेकर चले जाएंगे दौलताबाद। रास्ते में जाने वाले बहुत सारे लोग बेचारे मर जाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाएंगे और कुछ समय के बाद लगभग 1 साल, मोटे तौर पर 1 साल रुकने के बाद ये उधर से वापस फिर चले आएंगे, मतलब फिर वापस दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ये इनकी दूसरी योजना भी असफल हो जाएगी।
लिबरल तौर पर इसको चलाया गया। भारत में आप जानते ही हैं कई प्रकार के लोग होते हैं, अमूमन 2 प्रकार के तो लोग होते ही हैं। कुछ लोग जिन्होंने लोन लिया तो उन्होंने लोन ईमानदारी से वापस कर दिया, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बेईमान टाइप के लोग होते हैं, जो ले तो लेते हैं लेकिन वापस नहीं करते। तो ये योजना जो कर के बढ़ाने की थी वो फ्लॉप हो जाएगी। ठीक, इसके बाद जो है वो एक नया काम करेगा राजधानी परिवर्तन का। राजधानी परिवर्तन इससे पहले भी हुआ है, अगर हम लोग याद करें तो देखो बिंबिसार और अजातशत्रु जब पढ़ रहे थे तो शुरुआत में राजगृह राजधानी थी, फिर बाद में उसको बदल करके क्या बना दिया गया, पाटलिपुत्र। समय समय पर राजधानियां बदली, लेकिन राजधानी बदलने का जो तरीका मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनाया वो बड़ा खराब था। राजधानी दिल्ली की जगह पर देवगिरी को बनाया जाएगा और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया जाएगा। ये दौलताबाद आजकल का महाराष्ट्र का निचला इलाका पड़ जाता है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर राजधानी बनाया जाएगा। उसके अपने अलग अलग कारण हैं, कुछ राजनीतिक कारण हैं, कुछ मनगढ़ंत कहानियों वाले कारण हैं। वो एक अलग विषय रहेगा कि ये दिल्ली से जनता, पूरी जनता को गर्मियों के मौसम में लेकर चले जाएंगे दौलताबाद। रास्ते में जाने वाले बहुत सारे लोग बेचारे मर जाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाएंगे, और कुछ समय के बाद लगभग 1 साल, मोटे तौर पर 1 साल रुकने के बाद ये उधर से वापस फिर चले आएंगे, मतलब फिर वापस दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ये इनकी दूसरी योजना भी असफल हो जाएगी। अच्छा, इस बीच होगा क्या, एक रियल क्राइसिस आएगा, वास्तविक प्रॉब्लम आएगी, और वो होगा बेटा चांदी की कमी। और वो चांदी की कमी से भारत में नहीं, वो वर्ल्ड वाइड हो रही है। और इससे बचने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक नए प्रकार का सिक्का चलाया जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं कांसे की मुद्रा। कांसा क्या होता है बता सकते हो? देवगिरी बेटा महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में। हाँ, कांसा बेटा तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कहा बेटा, ये एलॉय है, ये कॉपर और टिन को मिलाकर बनाया जाएगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, वैसे ये एक विवादास्पद लाइन है, क्योंकि बहुत सारे लेखक तो कहते हैं कि वो पीतल की मुद्रा चलाता था, चमड़े की मुद्रा चला देता था, अलग-अलग। सबका अपना अलग-अलग दावा है। मैंने यहाँ पर जो कांसे की मुद्रा को लिया है, मैंने फरिश्ता को और ज़ियाउद्दीन बर्नी, 2 लेखक हैं, ज़ियाउद्दीन बर्नी इन्हीं के ज़माने के लेखक हैं, फरिश्ता भी इन्हीं के ज़माने के लेखक हैं, उनको कोट किया है, और उन दोनों ने बताया कि साहब कांसे की मुद्रा को चलवाया गया। और कांसे की मुद्रा की वैल्यू जो है वो कर दिया गया कि भाई वो चांदी के सिक्के के बराबर हो जाएगा। अब आप वही सोचिए कि जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश जारी किया आरबीआई के माध्यम से कि 2000 का नोट सितंबर तक आप लोग बैंक में जमा करवा दीजिए, जिसके लिए कुछ नियम बनाए गए। एक प्रकार की नोटबंदी फिर कर दी गई, और 2000 का ये नोट जमा कर दीजिए, और उसके बदले में आप उसके 500 के, 1000 के नोट आप ले सकते हो। ठीक है, तो वो अब ऐसे अगर प्रधानमंत्री ये बोल देते कि जो 500 का नोट है, अब उसे ही हम मान लेंगे कि वो 2000 रुपए का नोट है, तो देखो कितना एक अजीब सा माहौल बनता। आदमी 500 का नोट लेकर दुकान में जाता, 500 का नोट देता, 100 रुपए का सामान लेता, दुकानदार 400 रुपए वापस कर देता, और जो आदमी पहुंचा था वो ये कहता कि ऐसा है, मैंने तो आपको 2000 रुपए दिए थे। तो नोट तुरंत निकाल कर दिखाता, देखो भैया ये 500 का नोट है, इसमें 500 रुपए लिखा भी हुआ है, इसमें आरबीआई का जो वायदा है वो भी लिखा हुआ है कि हम धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देते हैं। तो दुकानदार कहेगा अच्छा, इसका मतलब आप न्यूज़ नहीं सुनते, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 500 रुपए का नोट इज इक्वल टू 2000 रुपए का नोट है कि नहीं? तो पता चला मारपीट हो जाती। तो ऐसा ही कुछ कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसने कहा कांसे की मुद्रा की वैल्यू चांदी के टंके के बराबर हो गई, तो आप सोच लो मारपीट तो हो ही जाएगा। अब उसी का दुष्परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा कि मतलब कुल मिलाकर लोग कांसे की मुद्रा बना बनाकर मतलब फोर्जरी का काम, बेईमानी का काम करेंगे। हाँ, बेईमानी का काम करने लगेंगे। लेकिन इसी समय एक बात का और ध्यान रखिएगा कि चीन का एक राजा है, चीन का राजा जिसका नाम कुबलई खान है, जो कि एक मंगोल राजा है, उसने कागज की मुद्रा चलवाया। दुनिया में चीन ऐसा देश है पहला जिसने कागज का आविष्कार किया था और कागज के नोट बनवाने का काम किया, और इस तरह से कागजी मुद्रा को चलवा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक को जब पता चला सब कांसे की मुद्रा का बड़ा दिक्कत हो रहा है, तो वो इस प्लान को भी वापस ले लेगा। इसके अलावा वो 2 अभियान चलाने वाला है। फिर से बताना है। अब क्या बताना है भाई सुनीता? अब बताओ भाई क्या बताना है? अब क्या बताना रह गया भाई सुनीता को? तुम बेटा दोबारा से टाइप करो सुनीता, तुम्हारा कमेंट निकल गया, मैं पढ़ नहीं पाया, तो मैं बताने का प्रयास करूंगा भाई। ठीक है? क्लास बीच में, हाँ बेटा प्रभा मैं क्या करूं? बच्चे मैं इसके लिए कई बार हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांग चुका हूं कि क्लास के दौरान कोई सवाल थोड़ा सा प्रयास करिए, मत पूछिए, है ना? लेकिन अब नहीं मानते हैं बच्चे, बेटा मैं क्या करूं? मेरी मजबूरी है, और न बता पाने में या ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर वो कमेंट पे कमेंट दनादन दनादन कमेंट करते रहते हैं, सर आप बताइए नहीं, सर आप बताइए नहीं। अब बेटा मैं कितनी बार हाथ जोड़ूं, मैं भी मतलब शर्मसार हो जाता हूं यार हाथ जोड़ते जोड़ते, है ना? क्लास के बाद कुछ पढ़ाई का तरीका बताइएगा। बताओ अभी तो पहले क्लास ही नहीं खत्म हो पाई, तो क्लास के बाद अरे तो बेटा जब क्लास खत्म कर रहे थे तब पूछ लेते। 2 बार उसके लिए कमेंट कर दिया तुमने कि सर बताइए, सर बताइए। ठीक है, पढ़ने का कोई तरीका नहीं होता बेटा, पढ़ने का एकमात्र तरीका होता है, वो तरीका है पढ़ाई करना। इसके अलावा पढ़ने का कोई और तरीका नहीं होता है। चलो हम लोग वापस टॉपिक पर आ जाएं भाई। ठीक है, हाँ क्या करें बेटा, मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं, है ना? कुंदन बेटा मैं क्या बताऊं बेटा, मैं ऐसे बच्चों से मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है, आमतौर पर जो स्टूडेंट होते हैं उनको एक बार मना कर दीजिए, टोक दीजिए कि भाई रुक जाओ, बाद में पूछ लेना, लेकिन वो क्या बताएं बेटा। चलो वापस आ जाते हैं। तो खुरासान ये मध्य एशिया में पड़ने वाली एक जगह है, और खुरासान को लेकर, हाँ खुरासान को लेकर कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो रही है, जिसको लेकर एक गुट बनेगा, जिसमें मंगोलों का नेता तर्माशिरीन होगा, मिस्र का राजा और मोहम्मद बिन तुगलक मिलकर जोड़कर एक टीम बनाएंगे और आक्रमण करने का वो योजना बनाएंगे। लेकिन इससे पहले कि अबू सईद पर आक्रमण होता, अबू सईद ने तर्माशिरीन को रुपया पैसा देकर अपने पक्ष में मिला लिया, जिसकी वजह से खुरासान अभियान कमजोर पड़ गया। इसी तरह से कराचिल अभियान, कराचिल कुमायूं गढ़वाल का इलाका पड़ जाता है, तो उस कराचिल वाले कुमायूं गढ़वाल वाले इलाके के लोगों ने कुछ मुद्दे को लेकर विद्रोह कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उस विद्रोह को रोकने के लिए अपनी सेना को भेज दिया। ये वही वाली बात हो गई कि सेना जिसके पास किसी तरह का कोई अनुभव नहीं था कि वो किस पहाड़ प्रकार से पहाड़ी इलाके में जाएगा, किस पहाड़ प्रकार से पहाड़ी इलाके में युद्ध करे, ना मौसम की जानकारी, ना जमीनी हकीकत की जानकारी, उल्टा हो गया। पहाड़ी लोगों ने पत्थर फेंक फेंक कर मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को भगा दिया। पत्थर, अब ऊपर पहाड़ पर बैठ के पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। अब कहां चला पाओगे आप तीर तलवार और धनुष भाला वगैरह? तो ये योजना भी असफल हो गई। ये सारी वो योजनाएं जो लगातार असफल होती चली जा रही हैं। इसी के साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक के लोगों ने पत्थर फेंक फेंक कर मोहम्मद बिन तुगलक की सेना योजना भी असफल हो गई। ये सारी वो योजनाएं जो लगातार असफल होती चली जा रही हैं। इसी के साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान एक को ही जैसा डिपार्टमेंट बनाया गया, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। ऐसा क्या किया जाए जिससे हम अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को डेवलप कर दें, जिससे हम किसानों की समस्या, विशेषकर अकाल के दौरान पड़ने वाली समस्या को रिजॉल्व करा दें। और दूसरा कि जो किसानों के पास पैसा आएगा एग्रीकल्चर तो हम हमारे पास पैसा आ जाएगा, मतलब लगाना आ जाएगा।
जिसके लिए वो जमीन वगैरह ढूंढ करके सस्यावर्तन पद्धति, जैसे हम लोग क्रॉप साइक्लिंग के तौर पर जानते हैं, जैसे हम लोग क्रॉप साइक्लिंग के तौर पर जानते हैं, उसकी अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो फसल चक्र चलाने की बात करेगा। जैसे आजकल नहीं चलता खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, लेकिन ये योजना भी असफल हो जाएगी, ये योजना भी, तो सारी की सारी योजनाएं असफल होगी। मैंने आपसे ये भी बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था। तो देखो 1328 में गुजरात का जैन साधु जिसका नाम जिन प्रभु सूरी होगा, वो दिल्ली बुलाया जाएगा और एक बहुत लंबे समय तक जिन प्रभु सूरी दिल्ली रुकेंगे और जो ढेर सारी इंफॉर्मेशन मोहम्मद बिन तुगलक को देंगे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान है जो सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इवन ये तो खुद होली खेलने चला जाता था, जनता के बीच जाकर होली खेला करता था। इकलौता सुल्तान है जो होली खेलेगा। इसी बीच 1333 में मोरक्को का यात्री, एक घुमक्कड़ व्यक्ति जिसका नाम इब्न बतूता है, वो दिल्ली आएगा। अब आप घूम लेते हैं ना, जब कई जगहों पर घूम लेते हैं तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, जिसके लिए आपको किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप घूम लिया, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। नहीं बेटा चीनी नहीं, मोरक्को, मोरक्को बेटा चीन में नहीं पड़ता, मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो अब ये दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली पहुंचकर ये तुगलक से मुलाकात करेगा और इसके नॉलेज से तुगलक बड़ा इन्फ्लुएंस होगा, इतना ज्यादा कि उसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया जाएगा, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया जाएगा और कुछ अगले 9 सालों तक, हाँ, काजी, काजी का मतलब होता है बेटा रिलीजियस टीचर, गुरु, मौलवी, है ना, धार्मिक नेता जिसे कह लो आप, तो उन्हें काजी नियुक्त कर दिया जाएगा, न्यायाधिकारी जिसे आप कह सकते हो। वो एक अलग विषय रहेगा कि इस 9 साल के दौरान इब्न बतूता को मोहम्मद तुगलक के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। हाँ, बिल्कुल बेटा इब्न बतूता भी मुस्लिम है, बिल्कुल मुस्लिम है। और इब्न बतूता के द्वारा एक बड़ी प्रसिद्ध किताब लिखी जाएगी, उस किताब का नाम होगा बच्चों किताबुल रेहला या रेहला, चाहे आप रेहला से याद कर लो या किताबुल रेहला से याद कर लो, एक ही बात है। अब इधर जैसे-जैसे, हाँ, जैसे-जैसे विद्रोह बढ़ता है यानी इसके योजनाएं सफल होती हैं, तो 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई हैं जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करेंगे, जिसको हम लोग एक अलग क्लास के दौरान पढ़ेंगे। अभी बिल्कुल परेशान मत होइएगा, विजयनगर कैसे बन गया, क्या हो गया, मैं सारी घटनाओं को बताऊंगा, अभी बिल्कुल परेशान मत होइएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में दक्षिण भारत में 2 राजवंश का उदय होगा, एक विजयनगर के नाम पर होगा जिसे हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया जाएगा और एक बहमनी किंगडम होगा जिसे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा स्थापित किया जाएगा। इसी बीच अला मोहम्मद बिन तुगलक चला जाएगा सिंध के इलाके में, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, उस जमाने का भारत हो जाता है, जहां पर वो ठट्टा वाला इलाका जो पड़ता है, सिंध में पड़ता है, वहां पर बीमार पड़ जाएगा, उसे तेज बुखार आएगा और तेज बुखार की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। इनके बाद गद्दी पर बैठेगा इनका छोटा चचेरा भाई जिसे फिरोज शाह तुगलक के तौर पर जाना जाता है, जिसे फिरोज शाह तुगलक के तौर पर जाना जाता है। और फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठेगा तो एक संत है जिनका नाम निजामुद्दीन चिराग है, वो मदद करेंगे। मदद ऐसे कर देंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक का प्रधानमंत्री जिसका नाम ख्वाजा जहां है, वो ये दावा करेगा कि सुल्तान ने तो मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। फिरोज तुगलक का कहेगा नहीं, तुमको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब इस पर बुलाया गया एक सूफी संत को जिनको निजामुद्दीन चिराग कहा जाएगा, वो आएंगे और तय किया गया कि जो चिराग फैसला कर लेंगे हम लोग सब लोग मान लेंगे। तो निजामुद्दीन चिराग एक संत के तौर पर उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है ख्वाजा जहां, तुम्हारा किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता इस परिवार से नहीं है, कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, ऐसी कंडीशन में तुम सुल्तान नहीं बन सकते। और ऐसा कोई बसया, बसया का मतलब होता है वसीयत, ऐसा कोई वसीयत नहीं लिख कर गया मोहम्मद बिन तुगलक। अगर ऐसा कोई वसीयत है जैसा तुम दावा कर रहे हो तो क्या उसको दिखा सकते हो, और अगर ऐसा नहीं है तो भाई तुम सुल्तान नहीं बन सकते हो। तो कुल मिलाकर ख्वाजा जहां को सुल्तान के पद से मतलब बैठने नहीं दिया गया और फिरोज तुगलक का समर्थन कर दिया गया। फिरोज गद्दी पर बैठेगा और फिरोज के सामने फाइनेंशियल क्राइसिस दिखाई पड़ रही है, वो इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक इतनी सारी योजनाएं पहले से चला चुका था जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें पेश आ रही थी, उनसे कैसे निपटा जाए। तो फिरोज के द्वारा कुछ एक अदालत से काम किया गया, जैसे फिरोज ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। एक बात का ध्यान रखिएगा, जजिया कर को लेकर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जजिया कर तो बहुत पहले से लगाया जा चुका था। जजिया कर वो कर होता है जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता है, यानी जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट नहीं होते उनसे लिया जाता है। तो जजिया कर जिनमें अभी तक ब्राह्मण लोग शामिल नहीं किए गए थे, जजिया कर कुछ ब्राह्मणों पर, महिलाओं पर, बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे, विकलांग लोगों से नहीं लिया जाता था, बिल्कुल उनसे नहीं लिया जाता था, लेकिन अब ब्राह्मणों को शामिल कर लिया जाएगा ताकि कुछ इनकम को प्राप्त किया जा सके। फिरोज ने सिंचाई के लिए नहरों का भी काम किया है। इससे पहले गयासुद्दीन तुगलक इस काम को कर चुके थे। उन नहरों को बड़ा बनवाना और कुछ नई नहरों को बनवाने का काम किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और जो सरकारी नहर होगी, उस सरकारी नहर से अगर कोई किसान सिंचाई के लिए पानी लेगा तो उसे एक सिंचाई कर देना पड़ेगा, जिसे उस जमाने में हक ए शर्ब के नाम से जाना जाता था। हाँ, हक ए शर्ब के नाम से जाना जाता था। सिंचाई का ये बहुत नॉमिनल कर हुआ करता था, लगभग लगभग 2.5% दिया जाता था, तो बहुत हैवी टैक्स नहीं था, ठीक है। और वैसे भी फिरोज बहुत ज्यादा कर लगाने के पक्ष में था भी नहीं, जनता था। इसी बीच फिरोज के द्वारा 1359 वाले साल में अपने बड़े भाई जौना खां के नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना किया जाएगा। जौनपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है बनारस, बनारस के पास का जिला पड़ता है जौनपुर। और जौनपुर पर रूल करेगा आगे चलकर सरकी डायनेस्टी। जब मैं आपको क्षेत्रीय राजवंश पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहां पर उनके बारे में बताऊंगा। तो शर्की राजवंश के जमाने में एक राजा हुआ करता था जिसे इब्राहिम शर्की के तौर पर जाना जाता था, जिसे इब्राहिम शर्की के तौर पर जाना जाता था। उसके द्वारा उसके जमाने में जौनपुर का बहुत डेवलपमेंट होगा। हट्टा बेटा पाकिस्तान का सिंध इलाका पड़ता है धनंजय। अच्छा, बहुत बढ़िया रवि, ठीक है। तो जौनपुर को एक नाम दिया गया है सिराज हिंद। सिराज हिंद, सिराज हिंद नाम तब दिया गया था वो इसलिए क्योंकि जौनपुर अपने जमाने में इतना ज्यादा डेवलप था एजुकेशनल सेक्टर में, आर्किटेक्चरल सेक्टर में, कल्चरल डेवलपमेंट को लेकर कि उसे एक टाइटल दिया गया सिराज हिंद, यानी भारत का सिराज। ईरान जो सबसे अच्छा शहर माना जाता था अपने जमाने में, तो वहां का क्लासिकल सिटी हुआ करता था पर्शिया का सिराज, तो वही बोला गया भारत में भी एक सिराज है जिसे जौनपुर के नाम पर जाना जाता है। आप में से जो लोग जौनपुर से ताल्लुक रखते हैं बुरा मत मानिएगा, जौनपुर की 3 चीजें बड़ी मशहूर है ना, हाँ उसको बुरा मत मानिएगा। मूली, मक्का और मक्कारी, ये 3 चीजें जौनपुर की बड़ी मशहूर हैं। तो अगर आप में से कोई जौनपुर से ताल्लुक रखता है तो भाई बुरा मत मानना। मूली मक्का को तो लेकर कोई नहीं मानेगा, लेकिन मक्कारी को लेकर हो सकता है मान जाए, ठीक है। तो कोई बुरा मत मानना बच्चों। हाँ, ये कभी मौका मिलेगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, मेरे जीवन की घटना है, वो बताऊंगा बेटा, ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। चलो भाई, फिरोज के द्वारा अशोक के 2 अभिलेखों को दिल्ली मंगवाया गया, एक मेरठ से मंगवाया गया और एक टोकरा से मंगवाया गया, और जिनको पढ़ने का बड़ा प्रयास किया गया। वो एक अलग बात है, हाँ, वो बेटा फिर क्लास बड़ी हो जाएगी, अभिषेक क्लास बड़ी हो जाएगी, किसी दिन कोई छोटी क्लास होगी तब बता दूंगा आपको।
तो उनको पढ़ने का बड़ा प्रयास किया गया, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, उनको पढ़ा नहीं जा सका। आगे चलकर इस अभिलेखों को पढ़ने का काम करेगा एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम होगा बेटा जेम्स प्रिंसेप, और इन अभिलेखों को पढ़ने के बाद जेम्स प्रिंसेप महोदय पागल भी हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिरोज के द्वारा कई सारे डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। तो बेटा सहारनपुर, सहारनपुर के पास पड़ता है ये। ठीक है, सहारनपुर के पास पड़ता है। ठीक, चलो भाई, उसके द्वारा कई सारे डिपार्टमेंट बनाए गए, जैसे दीवान ए बंदगान, जिसे स्लेव डिपार्टमेंट कहा जाता है। और आप मानेंगे नहीं कि हाँ, ऐसा वो बेटा उस भाषा में लिखा हुआ था जिसको पढ़ने में बड़ा दिमाग खर्चा करना पड़ गया, दिमाग खर्चा हो गया तो बेचारे पागल हो गए। ठीक है शिवानी, हाँ, उसके कुछ कारण रहे होंगे बेटा, ये तो मैंने ऐसे मजाक की बात किया था। हाँ, ठीक है, चलो भाई, बेटा नाहिद मैं अपनी ओर से पूरा कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा हूं। चलो भाई, दास विभाग बनाया जाएगा और फिरोज तुगलक के पास दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा गुलाम है, जिनकी संख्या लगभग लगभग 1,80,000 के आसपास होगी। 1,80,000 के आसपास होगी उन गुलामों की संख्या जिनका प्रयोग करेगा। देखो फिरोज तुगलक का इन गुलामों को कैसे सेटल करेगा, वो बागवानी के काम कराएगा, खूब ढेर सारे बाग बगीचे लगवाएगा फल उल के, और जिनका जिनमें इन गुलामों को लगा देगा, फल वगैरह मतलब बागवानी के काम कराएगा, फल बेचने वगैरह का सबसे ज्यादा गुलाम। साथ ही साथ वो डिपार्टमेंट बनाएगा दीवाने खैरात, डोनेशन डिपार्टमेंट, ऐसे लोग जो किसी बीमारी से परेशान है, शादी विवाह करना है बेटी को लेकर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक डोनेशन डिपार्टमेंट बनवा देगा। आप कारण बता दो क्या कारण है और किससे आपको पैसा चाहिए, तो आपको मदद किया जाएगा। ठीक, साथ ही साथ एक नया डिपार्टमेंट बनाएगा जिसे बच्चों दीवाने इश्तिहाक कहा जाता है, जिसे पेंशन विभाग। ये सेना के सैनिकों के लिए था जो बेचारे बुढ़े हो गए, लेकिन वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे थे। तो फिरोज तुगलक ने उनको कहा कि देखो ऐसा रिटायरमेंट ले लो यार, तलवार उठाओगे उठ जाओगे, इससे बेहतर है घर पर आराम करो। तो सैनिकों ने कहा साहब आराम तो हम भी करना चाहते हैं, बुढ़ापे में कौन लड़ना चाहता है, लेकिन फिर हमारे पास आमदनी का साधन नहीं है। और कुछ सैनिकों के लड़के बड़े बदतमीज किस्म के थे जिन्होंने अपने बाप दादाओं को छोड़ दिया, जिसका अंदाजा आप एक फिल्म अमिताभ बच्चन की है जिसे बागबान कहा जाता है उससे लगा सकते हैं। हो सकता हो आप लोगों ने फिल्म देखी हो। तो अगर आप लोगों ने बागबान फिल्म देखी होगी तो बच्चों एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, और वो ये रहेगी कि अपने माता-पिता का साथ कभी मत छोड़िएगा। ठीक है? अपने माता-पिता का साथ कभी मत छोड़िएगा। हमेशा उनकी उँगली पकड़ कर रखिएगा। ठीक है? आप छोटे थे तो आपकी उँगली आपके पापा-मम्मी ने पकड़ कर आपको चलना सिखाया। अब वो बुढ़े हो जाएंगे ना तो फिरोज की मृत्यु के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, जिसे नसरुद्दीन महमूद तुगलक शाह कहा जाता है। वो गद्दी पर बैठेगा, लेकिन अब तक आते-आते ये तुगलक वंश बड़ा कमजोर हो चुका है, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा था, वही अल्फिस्टन फिरोज तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहेंगे, उसकी लिबरल पॉलिसी को लेकर, ये पेंशन डिपार्टमेंट, दारुल छपा ऐसी चीजों को बनाते हुए। फिरोज की मृत्यु के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, जिसे नसरुद्दीन महमूद तुगलक शाह कहा जाता है। वो गद्दी पर बैठेगा, लेकिन अब तक आते-आते ये तुगलक वंश बड़ा कमजोर हो चुका है, और इसी के शासनकाल में आप देखोगे तैमूर लंग के द्वारा किया जाएगा आक्रमण। तैमूर लंग एक ईरानी नेता है, ईरान से ताल्लुक रखता है, और इसी के परिवार से आगे चलकर ताल्लुक रखेगा बेटा बाबर। जब हम लोग बाबर पढ़ेंगे तो हम लोग बाबर की बात करेंगे। वो अपने माता और पिता से दो बड़े लड़ाके खानदान से ताल्लुक रखता है, जिसमें एक तैमूर लंग है और एक आपका ये समरकंद का राजा था, समरकंद। ठीक है, तो समरकंद के राजा के परिवार से मंगोली परिवार से ताल्लुक रखता है, वो आपको दिखाई पड़ेगा। मोहम्मद महमूद तुगलक जो आपके शासक हैं, ये हार जाएंगे। पहले किस आधार पर अकबर कहा? हाँ, बात तो सही कही, बिल्कुल सही कही बेटा विश्वजीत। एक्चुअली अकबर तो बाद में आए, लेकिन एल्फिस्टन उनके भी बाद में आए। विश्वजीत, एल्फिस्टन अकबर के भी बाद में आए। तो जब उन्होंने पढ़ा, जब इतिहास को पढ़ा और देखा, तो उनको अकबर जैसा दिखाई पड़ा, तो उन्होंने अकबर को पढ़ा तो इनकी तुलना अकबर के साथ कर दी। ठीक है ना? फिर उसके बाद अकबर आए और अकबर के बाद एल्फिस्टन आए। जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जबकि नेपोलियन तो बहुत बाद में हुआ, है कि नहीं? समुद्रगुप्त बहुत पहले हो गया, बस उसी तरह से। अब इस बीच होगा क्या कि तैमूर लंग का एक अधिकारी है जिसे कहा जाता है खिज्र खान, वो मौके का फायदा उठा करके एक वंश को स्थापित करता है जिसे हम सब लोग सैयद वंश के तौर पर जानते हैं। सैयद वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान है, और ये तैमूर का जो बेटा जिसे शाहरुख कहा जाता है उसका रिप्रेजेंटेटिव बनकर रूल करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब ये अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित नहीं करता है। साथ ही साथ ये टाइटल लेगा बच्चों रैयत ए आला, रैयत ए आला जैसे टाइटल ले लेगा। अलाउद्दीन नहीं नहीं, ये वो खिज्र खान नहीं है अंजलि, ना ना बेटा गड़बड़ हो जाएगी, है ना? बहुत बहुत टाइम का डिफरेंस हो जाएगा बेटा। ये खिज्र खान दूसरे हैं, वो खिज्र खान दूसरा था, सिर्फ नाम मिलता है, आदमी अलग अलग है बेटा। ठीक है, इसके द्वारा पीतल पीतल का जिसे ब्रॉस कहा जाता है उसका सिक्का चलवाया जाएगा। ठीक है, पीतल का। सर तैमूर किस वंश का था? ये बच्चे जब हम बाबर पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, बाबर पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। बहुत लोचा है, बहुत लोचा है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलो, जैसे निशी तुम हो, इसी प्रकार से बहुत सारी निशी हैं जो तुमसे पहले हैं, बहुत सारी निशी और भी होंगी, है कि नहीं? चलो, खिज्र खान के बाद गद्दी पर बैठेगा उसका सबसे काबिल बेटा और सैयद वंश का सबसे काबिल राजा, जिसे मुबारक शाह कहा जाएगा। मुबारक शाह, मुबारक शाह, मुबारक के आगे शाह की टाइटल लगाकर वो अपने आप को फ्री किंग, हाँ, वो अपने आप को फ्री किंग के तौर पर स्थापित कर देगा। ठीक है, अपने आप को फ्री किंग के तौर पर स्थापित कर देगा। दिल्ली में एक शहर बसाया जाएगा जिसका नाम होगा बेटा मुबारकाबाद। दिल्ली में स्थापित किए गए 7 शहरों में से एक ये भी है, मुबारकाबाद, जो बनाया जाएगा। ठीक, मुबारक शाह के बारे में जानकारी मिलती है बच्चों एक किताब से, जिसे तारीख ए मुबारक शाही के तौर पर जाना जाता है, और इस किताब को लिखा गया था यहया बिन सरहिंदी के द्वारा। ये नाम याद रखिएगा, ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है पहले की परीक्षाओं में, और आगे चलकर भी आपसे पूछा जाएगा। लेकिन आगे चलकर होगा क्या कि मुबारक का जो भाई है जिसे मोहम्मद शाह कहा जाएगा, वो दिल्ली के अफगान दरबारियों के साथ मिल करके मुबारक की हत्या करवा देगा और खुद गद्दी पर बैठ जाएगा। वो एक अलग विषय रहेगा कि जल्दी ही मोहम्मद को मार दिया जाएगा। जो अपने भाइयों के खिलाफ अफगान ऑफिसर्स की मदद लेगा ना, वही अफगान ऑफिसर्स मोहम्मद शाह को भी मार देंगे, और उसकी जगह पर अब गद्दी पर बैठाया जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह। एक बहुत ही, आप कह सकते हो, शांतप्रिय राजा, या आप ये भी कह सकते हो एक थोड़ा सा डरपोक राजा, क्योंकि ठीक है, देखो बेटा शाहरुख ईरान का राजा था, शाहरुख ईरान का राजा था, बस खाली यहाँ पर उस नाम से मतलब रखो, बाकी उनसे कोई और मतलब मत रखो वरुण। ठीक है ना, उनका कोई और मतलब मत रखो, क्योंकि वो पूछा नहीं जाता है हम लोगों के लिए। ठीक है बच्चे, चलो भाई, तो अब होगा क्या, अलाउद्दीन के जमाने में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होगी। अफगानी दरबारियों का, अफगानी नोबल पर्सन की ताकत बढ़ती चली जाएगी। हाँ बेटा, ये कंधे में प्रॉब्लम है बच्चे, दर्द होता है, और आप मानोगे नहीं, दर्द के कारण आज रात में सो भी नहीं पाया। दवा खाया था लेकिन उसके बावजूद भी। तो अब ये है बेटा, कुछ प्रॉब्लम है जो शरीर में आ जाती है, जल्दी जाती नहीं है, जबकि इसके लिए जो भी प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज वगैरह है वो सब कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर भी बोले भैया समय लगेगा इस प्रॉब्लम को जाने में। कैल्शियम की कमी नहीं बेटा, ये फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है। हाँ, ये फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है बेटा। ठीक है, हाँ,
चलो भाई, अब देखो अलाउद्दीन क्या करेगा, ये इतना, हाँ ठीक है, ये इतना डर जाएगा कि ये बहलोल लोदी नाम के व्यक्ति को खुद ही सत्ता, ठीक है, खुद ही सत्ता सौंप करके चला जाएगा। ये बहलोल लोदी को खुद ही सत्ता सौंपेगा और वहां से वो चला चला जाएगा। और फिर अब आपको दिल्ली की गद्दी पर एक नया वंश दिखाई पड़ेगा बच्चों, जिसे हम लोग लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है, जिसे लोदी वंश के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, चलो भाई, अब आप गौर करिएगा, अब के पहले तक, हाँ, अब के पहले तक जितने लोग गद्दी पर बैठे थे वो सभी के सभी तुर्की रूलर हुआ करते थे। अब दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो राजा होगा वो होगा बेटा अफगानी वंश का। तो ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश होगा। हाँ बेटा सुनीता, देखो बच्चों, थोड़ा समय लगेगा, अभी 10 मिनट का समय लग जाएगा। आप में से वो बच्चे जो थक गए हैं या जिनको अब लग रहा है कि ज्यादा हो जा रहा है क्लास, तो आप परेशान मत होइए, आप छोड़ दीजिए, ठीक है, आप रिकॉर्ड क्लास में देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, चलो भाई, तो बहलोल अब गद्दी पर बैठेगा और दिल्ली की गद्दी पर अफगान लोग आ जाएंगे, अफगानों की सत्ता स्थापित हो जाएगी। लेकिन बहलोल देखो एक बहुत ही होशियार आदमी है। बहलोल ने कभी भी अपने आप को, मतलब होता नहीं, सुल्तान तो कहा, सुल्तान तो हो ही गया, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट करता है, ऐसे बहुत सारे काम करता है जिसमें वो मतलब सुल्तान जैसा न दिखाई पड़े। इसीलिए वो अपने सरदारों को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करता है और उनको मसनद ए आली कहकर पुकारता है, उनको मसनद ए आली कहकर पुकारता है अपने अधिकारियों को, ठीक है, वो अपने अधिकारियों को मसनद ए आली कहकर पुकारता है। ये एक तरीके का वो प्रयास होगा जिसके तहत आप देखेंगे तो वो कोशिश किया जाएगा उसके द्वारा कि जब आप देखोगे तो जिसे हम लोग कह सकते हैं कि वो काम कर रहा है। हाँ, वो काम क्या कर रहा है, वो कर रहा है बेसिकली सेटिस्फैक्शन वाला काम। लोगों को मसनद आली का मतलब होता है बेटा एक प्रकार का सर्वोच्च अधिकारी, एक प्रकार का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह लो आप, एक प्रकार का कैबिनेट मिनिस्टर कह लो एक प्रकार का, ठीक है। चलो अच्छा, इनको खत्म कर लेते हैं, बहलोल लोधी साहब तक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद का हिस्सा कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ तक पढ़ लेते हैं, इसके बाद का हिस्सा कल पढ़ लेंगे। चलो इनको खत्म कर लेते हैं। तो बहलोल के द्वारा तांबे का एक सिक्का चलवाया जाएगा जिसको बहलोली सिक्का के नाम पर जाना जाएगा, और ये सिक्का अकबर के जमाने तक आपको दिखाई पड़ेगा। अकबर देखो, बीच में क्या होगा, बाबर भी आएगा, बीच में शेर शाह सूरी भी आएगा, हुमायूं भी आएगा, लेकिन कोई भी सत्ता ठीक से स्थापित नहीं हो पाएगी। तो आगे चलकर अकबर जब गद्दी पर बैठेगा तो वो एक नया सिक्का चलाएगा जिसे हम लोग, हाँ, जिसे हम लोग जलाली सिक्का के नाम पर जानेंगे, ठीक है। बेटा आप लोग बता दो, आप लोग रेडी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, है ना। आज अगर दिल्ली सल्तनत खत्म करना हो तो 10 मिनट का समय लगेगा, हार्डली 10 मिनट्स, ठीक है, खत्म कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेडी है, चलो ठीक, ओके, ठीक ठीक, डन, चलो पढ़ा देते, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, ठीक। चलो भाई, तो अकबर के जमाने तक ये आपको दिखाई पड़ेगा। इसी के जमाने में आप देखिएगा, मैंने अभी आपसे बताया था जौनपुर पर एक वंश स्थापित होगा जिसे शर्की वंश कहा जाएगा, जिसके बारे में मैं जब आपको बताऊंगा तो बहलोल और जौनपुर के हुसैन शाह शर्की के बीच की लड़ाई का जिक्र आएगा, जिसमें बहलोल हुसैन शाह शर्की को पराजित कर देगा, हुसैन शाह शर्की को पराजित कर देगा, और जौनपुर जो एक अलग सत्ता बनाई जा चुकी थी तुगलक वंश के दौरान, उसको खत्म करके मिला लिया जाएगा किसमें, दिल्ली सल्तनत। और इन्हीं साम्राज्यवादी विरोध का और कई सारे विद्रोहों का, कई सारी चीजों को लेकर बहलोल जब तक परिस्थितियों को कंट्रोल में करता, तब तक वो ग्वालियर के पास एक जगह पड़ती है जिसे जलाली या मिलावली कहा जाएगा, वहां पर उसे तेज बुखार आएगा और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। अब गद्दी पर बैठेगा उसका बड़ा बेटा जिसका नाम है सिकंदर लोदी। वैसे तो इसका वास्तविक नाम है बेटा निजाम खान, इसका वास्तविक नाम निजाम खान है, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठेगा तो ये सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर बैठेगा और लोदी वंश का सबसे योग्य और ताकतवर राजा के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। सिकंदर एक काम करेगा और वो ये कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको 4 ट्रेडिशनल टैक्स बताए थे इस्लाम के, जिनको जजिया, ज़कात, खुम्स और खराज कहा जाता है। तो उसमें जो मुस्लिम लोगों के द्वारा, हाँ बिल्कुल, उसमें जो मुस्लिम लोगों से टैक्स लिया जाता था जिसे ज़कात के तौर पर जाना जाता है, जो कि एक रिलीजियस टैक्स का पार्ट आता है, इसे खत्म कर देगा। खत्म करने का मतलब ये है, ज़कात आज भी इस्लाम में, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं कि आज भी ज़कात निकाला जाता है, आज भी ज़कात निकाला जाता है, लेकिन ये इंडिविजुअल निकाला जाता है, ठीक है। तो ज़कात आज भी निकाला जाता है, इस्लाम की एक परंपरा के तौर पर है कि भाई आप में से ऐसे लोग जो कि इस काबिल है कि जो अर्निंग कर पाते हैं, तो वो लोग अपने ईयरली इनकम का कुछ सर्टेन पार्ट निकाल लेंगे। मुझे जहां तक याद आ रहा है करीब 2.5%, एक वर्ष की पूरी आय का 2.5% हिस्सा जकात के नाम पर निकाल लिया जाता है, जिसे गरीबों में, विशेषकर रमजान के महीने, ईद जैसे त्योहारों पर दे दिया जाता है, ताकि गरीब लोग भी उसको जो है मतलब वो भी अपना त्योहार मना सकें अपने अच्छे तरीके से, ठीक है ना। लगभग 2.5% के आसपास है बेटा, हाँ ठीक है। चलो भाई, तो ये सब जगह आप देखोगे तो जकात अब आपको राजकोष में जमा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अब आप लोग निकालिए और खुद से डोनेट कर दीजिएगा। साथ ही साथ सिकंदर के द्वारा हिंदुओं, थोड़ा सा धार्मिक तौर पर आप देखेंगे कट्टर प्रवृत्ति का आपको व्यक्ति दिखाई पड़ेगा, हिंदुओं की धार्मिक यात्रा। अब देखो यहाँ पर हिंदुओं का जो मतलब होगा बच्चे, वो हिंदू तो है ही है। अच्छा अच्छा, तो 10% हो सकता है, देखो बेटा मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वर्तमान समय में ये 2.5% निकाला जाता है, ठीक है भाई। कुछ बच्चे जैसे जैद, नाहिद, कुछ बच्चे मोहम्मद, आप लोग बता दो बेटा 2.5% ही निकाला जाता है ना जकात को आज भी, आज के दौर में 2.5% है ना। हाँ बेटा 2.5% के आसपास ही है, ठीक। चलो भाई, टोटल इनकम का, ठीक है। चलो तो हिंदू, यहाँ पर हिंदुओं की अगर बात करें, छोड़ो जाने दो, परसेंटेज को लेकर जाने दो, है ना, वो पूछा नहीं जाएगा। बस आप इतने, आपसे सवाल पूछा जाएगा जकात कर को किसने समाप्त किया, सिकंदर लोदी ने खत्म किया, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हिंदू का मतलब हो जाएगा हिंदू जो कि शैव धर्म को मानते हैं, जो कि वैष्णव धर्म को मानते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जैन और बौद्ध लोगों को भी शामिल कर लिया जाएगा। अब अगर वो तीर्थ यात्रा करेंगे तो उनको तीर्थ यात्रा का कर देना पड़ेगा, ठीक है। ये धार्मिक तौर पर भी आपको दिखाई पड़ेगा और स्टेट की इनकम को भी बढ़ाने का। देखो जकात का खत्म किया गया तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ तो मैनेज किया ही जाएगा, तो वो हो जाएगा। इस बीच आप देखोगे एक बार फिर से राजपूतों की सत्ता ताकतवर हो रही है। राजपूतों की ओर से आपको दिखाई पड़ेंगे राणा सांगा, जिनको कि राणा संग्राम सिंह के तौर पर जाना जाता है। राणा सांगा वही है जो कि महाराणा प्रताप के दादाजी। तो अब राणा सांगा की ताकत आपको दिखाई पड़ रही है और सिकंदर लोदी को भी लग रहा है यार ये तो प्रॉब्लम कर देंगे, और अगर इन पर प्रॉपर टाइम पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दिल्ली की सत्ता पर कब्जा न कर लें। इसीलिए सिकंदर एक नया काम करेगा, राजपूतों पर नियंत्रण करने के लिए 1504 के साल में सिकंदर आगरा शहर को स्थापित कर देगा और उसको राजधानी के तौर पर 1506 में राजधानी डिक्लेयर कर देगा, बादलगल का किला बनवा देगा और वो खुद आगरा में जाकर अपने आप को स्टैब्लिश कर लेगा। एक चीज और गौर करिएगा, यही वो समय होगा बेटा जब बाबर काबुल में आ रहा होगा। इसी समय बाबर काबुल पहुंच रहा है और वो अपने आप को बादशाह डिक्लेयर करेगा। जब मैं बाबर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बाबर के भी बारे में बताऊंगा और इसके भी बारे में बता दूंगा इसी समय दिल्ली में देखो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। चलो भाई, सिकंदर के द्वारा भी मैंने आपसे बताया कि बादलगढ़ का किला बनवाया जाएगा जहां पर वो रुककर प्रशासन को संभालने का काम करेगा।
सिकंदर लोदी का एक प्रधानमंत्री है, बहुत ही काबिल आदमी है जिसका नाम है बच्चों मियां बुआ। मियां बुआ इनके पूर्वज ब्राह्मण थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था, इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था। तो मियां बुआ संस्कृत पर भी अच्छी कमांड रखता था, वो फारसी भाषा पर भी अच्छी कमांड रखता था और फाइनेंस का तो अच्छा जानकार था ही। मियां बुआ ही सिकंदर लोदी को एडवाइस करेगा जमीन को साइंटिफिक तरीके से यानी उस जमाने के हिसाब से वैज्ञानिक तरीके से नापा जाए, जिसके लिए एक स्केल डेवलप किया जाएगा। तो सिकंदर लोदी के जमाने में मियां बुआ के प्रभाव में आते हुए एक स्केल डेवलप किया जाएगा जमीन की नाप जोख के लिए, जिसे गज ए सिकंदरी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये स्केल चलेगा अकबर के जमाने तक। 1583 में अकबर गज ए सिकंदरी को चेंज करेगा और उसे वो गज ए इलाही में तब्दील करेगा। ठीक है, वो जब अकबर पढ़ाएंगे तो आपसे पूछेंगे, जब अकबर पढ़ाएंगे तो आपसे इसके बारे में पूछेंगे, तब बताइएगा। सिकंदर लोदी के बारे में ऐसा कहा जाता है वो पढ़ा लिखा आदमी था और गुलरुख के नाम से वो कविताएं लिखा करता था, यानी गुलरुख उसका पेन नेम है। अब याद रखिएगा गुलरुख और गुलरुखी, हाँ गुलरुख और गुलरुखी की अगर बात करते हैं तो ये दोनों शब्द एक ही हैं। कुछ किताबों में गुलरुखी लिखा रहेगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। इस जमाने में बेटा शेरशाह सूरी है, बिल्कुल है, लेकिन वो बिहार में रहेगा। ठीक है, जब शेरशाह सूरी बताएंगे जो फरीद के नाम से जाना जाएगा तब आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक है बच्चे, चलो भाई। सिकंदर के द्वारा जो किताबें लिखी जाएंगी उनमें से एक का नाम है बच्चों फहरंग ए सिकंदरी। हाँ ठीक है, फहरंग ए सिकंदरी ये संस्कृत के आयुर्वेदिक ग्रंथ थे जिनका फारसी भाषा में अनुवाद करने का काम किया जाएगा। लहजत ए सिकंदरी जिसे भारतीय गायन के ग्रंथों का किताब कहा जाएगा, जिसका भी फारसी भाषा में अनुवाद किया जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, फहरंग ए सिकंदरी को बच्चों तिब्ब ए सिकंदरी भी कहा जाता है, इसे तिब्ब ए सिकंदरी भी कहा जाता है। तो हो सकता है कहीं पर आपको पढ़ने को मिल जाए तिब्ब ए सिकंदरी, तो परेशान मत होइएगा। तिब्ब ए सिकंदरी और फहरंग ए सिकंदरी दोनों एक ही किताबें हैं। ठीक है, गले की कोई बीमारी है, अब वो बीमारी कौन सी है मालूम नहीं, गाइड जैसी किताबों में तो बता दिया जाता है गले का कैंसर। गाइड जैसी किताबें कुछ ऐसी होती है ना, कुछ किताबें हैं जिसमें लिखा हुआ है, मैंने भी पढ़ा है कि गले के कैंसर की वजह से मर गया। उस जमाने में बायोप्सी होती ही नहीं थी, पता नहीं कैसे पता चल गया कि गले का कैंसर हो गया था। ठीक है ना, हाँ बस गले की कोई बीमारी थी इससे मतलब रखिएगा, गले की कोई परेशानी थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में है और गौर करिएगा ये भारत का पहला मकबरा है जिसे दोहरे गुम्मद के तौर पर डुअल डोम का मतलब हो जाता है बच्चे एक आंतरिक गुम्मद जिसे आप कह लो, ये आपका एक जिसे कह लो ना, ये एक प्रकार का आंतरिक गुम्मद बन जाएगा और इसी तरह से एक बाहरी दीवार बना दिया जाएगा जो कि बाहरी गुम्मद के तौर पर हो जाएगा। तो दो डोम ये आप देख रहे हो सिकंदर लोदी का मकबरा आपको चित्र में दिख पा रहा है। ये ऊपर का हिस्सा जो देख रहे हैं ना ये दोहरे गुम्मद के तौर पर होगा, लेकिन दोहरे गुम्मद का सबसे सुंदर जो प्रमाण आपको दिखाई पड़ेगा वो हुमायूं के मकबरे से दिखाई पड़ेगा जो कि दिल्ली में ही है। वो जब हुमायूं पढ़ेंगे तो आपको वहां पर बताएंगे। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका बेटा जिसे इब्राहिम लोदी कहा जाएगा वो गद्दी पर बैठेगा। अफगानों की अंदरूनी लड़ाई, आपस की लड़ाई खुलकर सामने आ जाएगी। इब्राहिम लोदी के चाचा हैं जिनका नाम दौलत खान लोदी या आदम खान लोदी है, जो कि सुल्तान बनने की तमन्ना पाल बैठे हुए हैं और वो इब्राहिम के खिलाफ बाबर को बुलावा देंगे कि बाबर आओ भैया आक्रमण करो और मतलब पैसा वैसा लूटो तुम, बुलाया इसी चक्कर में जाएगा। और बाबर जो कि फरगाना से निकाला जा चुका था वो एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां पर वो अपने परिवार को सुरक्षित भी रख सके, जहां से उसे पैसा भी मिल सके और जहां का पैसा प्रयोग करके वो वापस समरकंद जा पाए। तो उसे लगा कि ऐसा कि हिंदुस्तान पर आक्रमण करना उचित होगा। मौके का फायदा देखकर वो लड़ाई करेगा जिसे कहा जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होगा, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाएगा। इस लड़ाई में पहली बार तोप का प्रयोग किया जाएगा। ये एक ऐसी लड़ाई होगी जिसमें दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी लड़ाई करता हुआ मारा जाएगा। इसके पहले और उसके बाद कोई भी शासक आपको नहीं मिलेगा जो कि युद्ध करता हुआ मारा जाएगा। सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा, अब सत्ता पर नए लोग आएंगे जिनको मुगल के तौर पर जाना जाता है। हम लोग इनके बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे अलग अलग किताबों में। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों पर देखा जाए तो बस बिंदुवार तरीके से देखिएगा। एक तो सरकार जो बनी है अलग अलग वंश की, उन अलग अलग वंश की, हाँ उन अलग अलग वंश की सरकार की अगर बात करें तो आम जनता का समर्थन नहीं मिल पाया। लोगों का विश्वास, जब तक विश्वास बनता वो उस पर काम कर पाते तब तक तो पता चला सत्ता ही गायब हो जाया करती। दूसरा, तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक जैसे शासकों का जो कमजोर पड़ जाना, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत को बड़ा नुकसान हुआ। साथ ही साथ उत्तराधिकार का कोई कानून तो हुआ नहीं करता था, उत्तराधिकार को लेकर कोई कानून तो हुआ नहीं करता था कि भाई बड़ा बेटा ही गद्दी पर बैठेगा। कई एक बार तो लड़ाई तक हुई है आपस में, बच्चों के अंदर लड़ाई तक हो जाती है और इस विचारधारा को कहा जाता है बेटा हनाफी प्रकार की विचारधारा, जिसमें उत्तराधिकारी निश्चित नहीं हो पाता है। तो उत्तराधिकार को लेकर कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से आपस में लड़ाई होती है। और जब भी इस प्रकार की लड़ाई होती है तो ये जो अमीर, जिन्हें हम लोग गवर्नर कहते हैं, जो कि दरबार के बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये तुरंत सुल्तान का विरोध में जाकर अपने अपने अलग अलग वंश बनाना शुरू कर देंगे। हम लोग पढ़ेंगे बंगाल में, गुजरात में, मालवा में, जौनपुर में अलग अलग राजवंश स्थापित किए जाएंगे। सेना का संगठन एक उचित प्रकार से जो होना चाहिए था, जो कि कुछ हद तक अलाउद्दीन खिलजी संभालने का काम करेगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद के रूलर वो काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, साम्राज्य के द्वारा यानी राजा और अधिकारियों के द्वारा दूसरे राज्य पर आक्रमण करना, अपने ही राज्य में मारकाट मचा देना और कम्युनिकेशन के जो कई सारे साधन है वो अच्छे न हो पाना। फाइनेंशियल पोजीशन लगातार, खासकर अलाउद्दीन खिलजी के बाद तो लगातार खराब हो जाना। और तैमूर लंग का आक्रमण जिसमें वो 18 दिन भारत रुकेगा और 18 दिन में तो भारत की तबाही करके चला जाएगा। ये कई सारे कारण हैं जो कि दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बनते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये एक लिस्ट मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए बना दिया है। ये देखो डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट कौन से उनको क्या कहा जाता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मैचिंग का सवाल आता है इसको कर लेंगे, इसको बहुत बताने की जरूरत नहीं क्योंकि लगभग लगभग सारे डिपार्टमेंट पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लगभग सभी डिपार्टमेंट पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। ठीक है, ये अलग अलग पदाधिकारी जैसे वजीर, आरिज ममालिक, सब कुछ तो लिखा हुआ है, इनको पढ़ लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो हमको आप बता दीजिएगा। ठीक है, और अभी बेटा जब क्लास को दोबारा पढ़ लेना तब स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चे, जब क्लास को दोबारा से पढ़ना तब स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को बच्चों फिर हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब आपसे कल मुलाकात करेंगे और दिल्ली सल्तनत के और जो प्रशासनिक और सामाजिक दशा जिन सर में, अच्छा कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपके पास रिकॉर्ड क्लास आ जाएगी। रवि आपके पास रिकॉर्ड क्लास आ जाएगी अभी क्लास के 1 घंटे के दौरान।